बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम। इस्लामाबाद में शदीद वाली धुंध है। तमाम इस्लामाबाद के रहने वाले समझ सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकले होंगे अपने ऑफिस को जाने के लिए, या फिर जो घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। धुंध जब बाहर मौजूद होती है ना तो आपको पता चल जाता है, एंड देन वैसे ही आपकी सुस्ती के अंदर इजाफा हो जाता है। मुझे लगती बहुत खूबसूरत है, दिल करता है ड्राइव करने का, दिल करता है, करनी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन ड्राइव करने का आपका दिल करता है? दिल करता है थोड़ी सी जाके ना एक्सपीरियंस किया जाए ना। ठीक है, मतलब लेकिन इस वक्त जो है ना वो कहते हैं ना अंधाधुंध जो है वो धुंध हुई हुई है पिंडी इस्लामाबाद में, तो नजर कुछ नहीं आ रहा, हद्दे निगाह बहुत कम है, हर चीज आपको ऐसा लग रहा है कि नजरों से ओझल हो रही है। सामने वाली गाड़ी बड़ी मुश्किल से नजर आ रही होती है, तो आपने एहतियात के साथ, वही जो हम बात कर रहे हैं तो धुंध के हवाले से, कि आपने ट्रैफिक जब ड्राइव करना है तो आपने बड़े एहतियात के साथ करना है। तो आयशा वाली, अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है ड्राइव का, ठीक है आप करें, अपनी जरूरत को भी पूरा करें, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी एहतियात कर लें। ड्राइव ना भी करें, पैदल निकल के बाहर घर से बाहर निकल के एक्सपीरियंस कर ले। विजिबिलिटी क्योंकि बहुत ही कम है, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों ही और हमारी पूरी टीम जो है ना वो यहाँ पर पहुंची है। लेकिन सूरत हाल क्या है इस वक्त राइट नाउ, क्योंकि जब मैं आई थी तब मैंने टेम्परेचर अराउंड 7 डिग्रीज था, अभी मैंने चेक किया तो 9 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस वक्त बाहर क्या हो रहा है, स्टूडियो के बाहर या ऑफिस के बाहर या इस्लामाबाद के अंदर, सबा बजीर की तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन और क्या देखने हैं। सबा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुंध ने डेरे जमाए हुए थे और इस वक्त भी धुंध काफ़ी ज़्यादा है। मेरे कैमरामैन हारून नसीर अगर आपको दिखा सकें तो G6 के मकाम पर ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी, जिसकी वजह से हर मंज़र जो है वो धुंधला गया है। और सुबह सवेरे का वक्त था और सुबह सवेरे ऑफिस आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था कि हद निगाह जो है वो 0 तक पहुँची हुई थी। लेकिन इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता धुंध में थोड़ी बहुत कमी तो नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी धुंध जो है वो छाई हुई है। दर्जे हरारत का जिक्र करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जे हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि धुंध का ये दौरानिया जो है वो चंद घंटों तक जारी रहेगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक धुंध रहने का इम्कान, कुछ दिनों तक धुंध जो है वो रहने का इम्कान है। सबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें रिपोर्ट कर रही थी और आपके बैकग्राउंड भी में अब देख सकते हैं कि हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन धुंध अभी तक बरकरार है। और हिम्मत है सबा जैसे लोगों की और जितने भी लोग इस वक्त ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंतहाई और शदीद किस्म की बात है, हम तो गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं। फॉग जो है ना, उसके बारे में एक बात ये भी कही जा सकती है, उसको देखने का ये भी एक तरीका है कि अल्लाह ताला कैसे मुख्तलिफ तरीकों से ना अपनी दुनिया को हमें दिखाता है कि थोड़ी सी चलो मैं धुंधला कर देता हूँ, इस तरह भी मेरी दुनिया को देखो कैसी लगती है तुम्हें। तो एक नया मंजर जो है ना वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। किस्मत है मौसमों के मामले में कि हमें हर तरह का वेदर जो है ना वो यहाँ पर देखने में मिलता है, तो ये भी उसी का एक रंग है। अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें उनमें से मौसमों का एक रंग है धुंध का भी होना। अच्छा, फितरत खूबसूरत क्योंकि बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ समटाइम्स बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती है और थोड़ा डरा भी देती है, जैसे कि कल रात को हुआ था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए थे। एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा, मरी और गलियात में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। फिर खबरें आई कि स्वात और मालाकंड समेत जो दीर के इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर भी जलजला रिकॉर्ड किया गया। और कितना था ये जलजला जो था 5.8 जो है इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। इसकी जो गहराई थी वो 159 किलोमीटर और इसका जो मरकज़ है वो ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका बताया गया है। वैसे तो काफ़ी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हम कह सकते हैं, तो उस वक्त आपको पता लगा था? बिल्कुल, मैं नहीं पता चला, मैं तो सो रही थी, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आई जैसे ही सुबह उठ के मुझे जलजले का पता चला कि भाई रात को ना अल्लाह ताला से माफ़िया मांग के सोया करें, यू नेवर नो हमने सुबह उठना या नहीं उठना, और सुबह उठने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कीजिए, सबसे एक और दिन हमें दिया है जिंदगी गुजारने के लिए। अच्छा जी, ये बढ़ जाते हैं, कारोबारी जिंदगी चलता रहना चाहिए, तो बताइए जी। मौसम आपको बता देते हैं, पिंडी इस्लामाबाद का तो हम आपको बता ही रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन टेम्परेचर क्या रह सकता है वो भी जरा आपको बता देते हैं, मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन हो सकती है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर की बात करें तो कम से कम 4 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पेशावर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 ज्यादा से ज्यादा, माफ कीजिएगा 9 और 15 हो सकता है।
2 हो सकता है। अच्छा जी, आगे कोयटा की बात करते हैं। -3 कोयटा ने अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इम्कान है यहाँ तक टेम्परेचर जाने का। तो अपने दिन को उस हवाले से प्लान कर लें जो टेम्परेचर्स बताए जा रहे हैं महकमे मौसमियात की तरफ से। आप वापस आ गई हैं? वापस आ गई हूँ। आपने चाय पी ली है? मैंने चाय को एंजॉय कर लिया, चंद सेकंड्स ही आपने दिए, आपने इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं दिया चाय एंजॉय करने के लिए, लेकिन साथ साथ चाय चलती रहेगी और इसके साथ साथ हम आपको दुनिया के मनाजिर भी दिखाते रहेंगे। अब हमने आपको पेरिस लेकर जाना है जहाँ पर बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई है कि आईफिल टावर का नज़ारा करने के लिए सयाह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए और वहाँ पर बड़ी तादाद में नज़र भी आ रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और इस तरह के जब भी हम स्पेशली वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं ना, और वहाँ पर जब मौसम हसीन हो जाता है, क्योंकि अब सबकी ख्वाहिश होती है ना ज़िंदगी में एक मरतबा पेरिस ज़रूर जाएं और आईफिल टावर जो है ना उसको ज़रूर देखा जाए। आपका वैसे इरादा है ज़िंदगी में प्लान किए जाने का? मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मौसम में मत जाइएगा, प्लेसेस मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं या जो वहाँ पर गए हुए हैं वो शायद एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि हमारे वहाँ पे मौजूदगी में इतना खूबसूरत नज़ारा हमें साथ साथ देखने में मिल जाएगा। ठीक है, आईफिल टावर तो आप देखने जाते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो बर्फ़ पड़ी है वहाँ पर और लोग सयाहों के, तो फिर मज़े हो गए ना उसको देखने के लिए। लोग पूरी ज़िंदगी ना वेट करते हैं, सेविंग्स करते हैं यूरोप का टूर करने के लिए। मेरे वैसे प्लान में है इंशाल्लाह। आपके प्लान में है पेरिस जाना? पेरिस भी और हंगरी भी है, क्योंकि हंगरी के मनाजिर भी बड़े खूबसूरत हैं। ये देखें ऊपर से ये एरियल व्यूज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत ही लग बहुत खूबसूरत रहा है। वंस अगेन मैं कहूँगी जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं उनसे पूछें, जितने भी ओवरसीज, जब भी हम उनसे बात करते हैं कहते हैं यू हैव नो आइडिया कि हम लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे होते हैं। और बड़ा ही ना टाइम बाउंड भी होता है कि जैसे ही फॉग हुई है उसके बाद बर्फ़ पड़ी है तो आपने जाके बर्फ़ को हटाना है, अदरवाइज वो जब जम जाए तो फिर उसको हटाना। ज़ाहिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से फिर आप डिज़ाइन करते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ के घर आपको डिफरेंट तरह के बने हुए। आपकी तो बहन भी रहती हैं बाहर, तो वो बताती हूँ, बताती हैं वहाँ तो वो कह रही हर वक्त बारिश ही होती रहती है या बर्फ़ पड़ती रहती है, दूसरा कोई मौसम हमें वहाँ पे नज़र नहीं आता। खैर उसको भी इंजॉय करना चाहिए। हम तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम, इसीलिए हम कह रहे हैं ना ब्लेस्ड हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, अमेरिका भी आपको लेकर जाते हैं और अमेरिका में हो क्या रहा है ये आपको बताते हैं। आइस हॉकी मैच के दौरान टेडी बियर्स की बारिश हुई है जनाब। आपने बारिश सुनी है, पानी की बारिश हुई है, फॉग गिरना शुरू कर दी थी, शबनम के कतरे जो है नजर आते हैं, लेकिन टेडी बियर्स की बारिश, ये वैसे क्या ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि 81,796 टेडी बियर्स यहाँ पर फेंके गए। हर साल अमेरिकी हॉकी लीग के टीम के मैच के दौरान टेडी बियर्स फेंके जाते हैं और ये मैच मकामी फलाही इदारों को सपोर्ट करने के लिए मुनाकिद होता है। तो ये स्पेशल कॉज के लिए है, एक अच्छे कॉज के लिए है। ये टेडी बियर्स शायद फिर उन बच्चों को दिए जाते होंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यही मकसद होता है। अक्सर हमने देखा है कि गाज़ा के बच्चों के लिए भी कई मैचेस में, कई स्टेडियम्स में हमें सेम यही वाले मनाजर देखने में मिले जहाँ पर इजहार यकजहती किया गया और उन बच्चों के लिए लोगों ने टेडी बियर्स फेंके ताकि उनके चेहरों पर खुशियां बिखेर सकें। मनाजिर बहुत खूबसूरत है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, लास वेगस आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में रोबोट्स के बॉक्सिंग मुकाबले हुए और डेफिनेटली इस तरह के जब बॉक्सिंग मुकाबले होंगे सबकी अटेंशन उस तरफ चली जाएगी। रोबोट्स एक दूसरे पर मुक्के बरसाते हुए नजर आए और देखने वाले जो थे ना वो वहाँ पर दंग रह गए। अब स्पोर्ट्स जो है ना वो खास तौर पर, पता है ना आपको क्यों बनाया गया था, कि जो इंसान है, बनी नो इंसान, उनकी एनर्जीज को किसी तरह से कंज्यूम किया जाए और उनको कोई ना कोई एक्टिविटी दी जाए। अब हमारी स्पोर्ट्स भी भाई रोबोट्स लेकर चलेंगे, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है कि स्पोर्ट्स है, ठीक है, इंसान नहीं भी है, उनकी रिप्लेसमेंट में आपको 2 रोबोट्स मिल जाएंगे, वो लड़ते हुए एक दूसरे को मुक्के मारे हैं, ना कोई खून निकलेगा, ना कोई चोट लगेगी, ना कुछ होगा। तो ये ठीक है ना। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ ना पीछे से कंट्रोल लग रहा है, क्योंकि हाँ, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं ऑपरेटर्स, खुद लोग जो है ना उसको मुक्के बरसा रहे हैं, तो रोबोट्स एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं रिमोट कंट्रोल से। बट दिस वाज इंटरेस्टिंग एंड टू सम एक्सटेंट कंसर्निंग। हमने सोचा कि आपके साथ स्पोर्ट्स में भी जगह ले रहे हैं यहाँ भाई। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका आपको लेके चलते हैं। अमेरिका लेके नहीं जाना बल्कि खबर देनी है क्योंकि ये खतरनाक खबर है। इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग का एक और वाकया यहाँ पर पेश आया है। रियासत ओरेगन में इमिग्रेशन एजेंट्स की जानिब से फायरिंग की गई और 2 अफराद इससे जख्मी हो गए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ही एक इसी तरह का फायरिंग का वाकया अमेरिका में पहले भी पेश आया था जिससे खातून की जान चली गई थी। आई डोंट नो ये बैक टू बैक इस तरह के वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? कल हमने बात की थी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से, वो भी ये बता रही थी कि भाई ये जो अमेरिका है इसको हम नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती, ये ट्रंप का अमेरिका है। खैर मेयर पोर्टलैंड जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शहर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और कारोबार जो है ना वो फिलहाल बंद कर दिए हैं और होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक एहलकारों ने अपने दिफा में, अपने डिफेंस के अंदर ये फायरिंग की है और बॉर्डर पेट्रोल एहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे थे तो वो जो ड्राइवर था उसने एहलकारों को कुचलने की कोशिश की
जिसके जवाब में जो है ये किया गया। और कल जो वाकया हुआ था वो मिनीसोटा में हुआ था, जहाँ पर ICE एहलकारों ने फायरिंग की थी और एक अमेरिकन खातून, वो कोई इमिग्रेंट भी नहीं थी, अमेरिकन खातून की जान चली लेकिन गई। किसी को अगर आपने अपने दिफा में भी फायरिंग करनी है तो आप बिल्कुल जान ही ले लेंगे किसी की। ये मतलब एक अजीब सा सिनेरियो मुझे लगता है, जो ये आगे से कहते हैं कि ठीक हमने अपने दिफा में किया है, तो आप किसी और जगह भी उनको फायर कर सकते हैं, कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं गाड़ी गाड़ी के अंदर वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो गाड़ी के अंदर थोड़ा सा और टाइम बाउंड इस तरह से टाइम सेंसिटिव होता है इस तरह का मामला, तो आप जब फायर करते हैं यू नेवर नो कि वो कहाँ पर जाकर लगेगी। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर कुछ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दो बड़े और हसास चैलेंजेस के दरमियान खड़ा हुआ, बहुत ही टाइट रोप है जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है ना वो चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये बयान दिया है, ये कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे और इसे शिकस्त देकर रहेंगे इंशाअल्लाह। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में आला सतह का इजलास हुआ जिसे खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म ने और कहा कि न सिर्फ बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर बात होनी चाहिए, बल्कि सूबे की तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का भी उन्होंने इआदा किया है कि वफाक उनके साथ खड़ा। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ है, वैसे ही बलूचिस्तान ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ भी शदीद मुश्किलात रही हैं और अभी भी उसको फेस कर रहे हैं। ताहम रियासत इस बार दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएगी जो वो हमेशा याद रखेगा। और इस दौरान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान, उन्होंने वज़ीर आज़म को सूबे से मुतालिक मुख्तलिफ शोबों में की जाने वाली इस्लाहात, तरक्याती मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त और बिलखुसूस तालीम, सेहत और गवर्नेंस और अवामी खिदमात की फराहमी से मुतालिक इक़दामात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, गुड मॉर्निंग भी कहेंगे आपको। सबसे पहले तो सिक्योरिटी मामलात को लेकर हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं और कल जो आला सतह का इजलास हुआ है कोयटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, दो सूबे पाकिस्तान के दहशतगर्दी की सख्त लपेट में है, एक केपी और एक बलूचिस्तान। लिहाजा अगर हम दहशतगर्दी से निपटने के हुकूमती इक़दामात का जायजा लेंगे तो हमें इन दो सूबों के दरमियान मुकाबला करने की जरूरत है कि ये दो सूबे कैसा आपस में दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। DGISPR ने जो पिछली दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन्होंने इस हवाले से एक कंपैरेटिव एनालिसिस अवाम के सामने रखा जिसमें ये कहा गया कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके दहशतगर्दी से निपटने के इम्कान जो कारकर्दगी है वो केपी हुकूमत से बेहतर है और वहाँ नताइज भी बेहतर आ रहे हैं। उसकी वजह है कि वहाँ सिविल गवर्नमेंट की जो का फोकस जो है वो दहशतगर्दों से निपटने के लिए बिल्कुल क्लियर है, उनका नैरेटिव भी क्लियर है, उनकी पॉलिसी भी क्लियर है और मैं समझता हूँ उनका वफाक के साथ ताउन भी ज़्यादा है और वो दहशतगर्दों को दहशतगर्द समझ से उनको निपट रहे हैं। लिहाजा मुझे ये उम्मीद है कि बलूचिस्तान में हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कामयाबी पहले मिलेगी। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, हम ये भी समझें जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा का दौरा किया वैसे पेशावर का दौरा भी कर सकते हैं, स्पेशली कोई आला सतह का इजलास हो, वहाँ पर जाकर भी बातचीत हो जो सूबाई हुकूमत है उनके साथ? देखिए, ये तो सूबाई हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो कैसे वफाकी हुकूमत से ताउन तलब करती है। वफाकी हुकूमत तो वहीं ताउन करती है जहाँ सूबाई हुकूमत उससे ताउन मांगती है। टेक्निकली आईनी पोजीशन यही है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बार बार फेडरल गवर्नमेंट से ताउन मांगती है। आपको याद होगा 6 माह पहले एक पेट्रोल लेवी लगाई गई थी बलूचिस्तान की एक सड़क बनाने के लिए कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का मुतालबा था कि ये सड़क फौरी तौर पर हमें बनाकर दी जाए। तो पूरे मुल्क पर एक टैक्स लगाया गया था कि बलूचिस्तान की वो सड़क बन सके। ये तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर होता है कि वो किस तरह वफाकी हुकूमत से ताउन लेती है, मदद मांगती है। अगर सूबाई हुकूमत कहे कि हमें वफाकी हुकूमत का कोई ताउन नहीं चाहिए और हम बात करने के लिए भी तैयार नहीं, तो वफाकी हुकूमत खुद को सूबों पे जाकर इम्पोज नहीं कर सकती हमारी आईनी तौर पे। अगर प्राइम मिनिस्टर तो तभी जाएंगे जब चीफ मिनिस्टर बुलाएंगे, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ताउन मांगेगी, प्रेजेंटेशन देगी, अपनी कारकर्दगी बताएगी और मदद मांगेगी। केपी गवर्नमेंट का ताउन इस हवाले से नहीं है, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वो बार बार फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को बुलाते हैं, उनसे मदद भी लेते हैं। आपको याद है पीछे के केपी गवर्नमेंट को कुछ गाड़ियां दी गई थी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए,
उन्होंने वापस कर दी थी, तो वो फिर हमने बलूचिस्तान को दे दी फेडरल गवर्नमेंट ने। तो इस तरह केपी से अदम ताउन की जो फजा है वो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ताउन भी करती है और ज़ाहिरा मदद भी लेती है वफाक के साथ चलने के लिए, तो जो मंसूबे वहाँ पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं, और कल भी कुछ मंसूबों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई, तो उसके सबरात आवाम तक उस तरह से पहुँच रहे हैं जिस तरह से जो फ़ायदा होना चाहिए वहाँ के लोकल लोगों को? एक तो आप समझे बलूचिस्तान 45% ऑफ पाकिस्तान है रकबे में, लिहाजा जब हम तरक्याती कामों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 45% पाकिस्तान के रकबे को तरक्की देने की, जबकि आबादी वहाँ सबसे कम है, इसलिए उनका एनएफसी से शेयर भी कम है। एक कम शेयर के साथ इतने बड़े रकबे को तरक्की देना या उसमें तरक्याती काम करना काफी मुश्किल काम है, और इसीलिए हम कहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की के हवाले से पीछे रह गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ तरक्याती मंसूबे बन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबे जब मुकम्मल होंगे तो यकीनन इनके समरात होंगे। लेकिन तालीम के शोबे में बलूचिस्तान में काफ़ी काम हुआ है, वहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज, स्कूल और कॉलेजेस बने हैं, और अगर मैं पर चिल्ड्रन की बात करूँ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो बलूचिस्तान पंजाब से आगे है। ओह वाह, अच्छा, अच्छी खबर है ये। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो डायलॉग के ऊपर काम किया जा रहा है या फिर इसकी बातें चल रही हैं पिछले कई महीनों से, वैसे तो अब चल रही हैं, लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है, आप भी डेफिनेटली उसको बहुत गौर से देख रहे हो कि नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है। ये कमेटी अचानक से किस तरह से बनी? क्या इसके ऊपर काम अरसा दराज से चल रहा था, और इसकी इम्पोर्टेंस या अहमियत क्या आप समझते हैं, कितनी ज़्यादा है, या क्या रोल प्ले कर सकती है ये मुज़ाकरात के अंदर? मुझे नहीं लगता ये कोई रोल प्ले कर सकती है, मुझे ये एक नॉन स्टार्टर लग रही है। उसकी वजह है कि इनकी जो पहली ही कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुल्क की कोई बड़ी सियासी जमात शरीक नहीं हुई, ना हुकूमत की सियासी जमातें हुई हैं, ना अपोजिशन की सियासी जमातें आई हैं। जब बड़े सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स ही मौजूद नहीं होंगे तो डायलॉग किसके दरमियान होना है? ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स की एक कॉन्फ्रेंस तो जरूर थी, लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों की कॉन्फ्रेंस ना बन सकी, क्योंकि आप देखें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआई, पीटीआई और सारे लोग तो इसमें मौजूद नहीं थे। नेशनल डायलॉग तो तभी होगा जब सब इकट्ठे बैठेंगे। अगर सब ने इस कमेटी के साथ आके बात करने से इनकार कर दिया है तो फिलहाल तो मुझे ये एक नॉन स्टार्टर लग रही है। तो आपकी क्योंकि ये एक टेबल पे एक, क्योंकि उन्होंने एलामिया भी कल जारी किया था, फवाद चौधरी साहब ने पढ़ के सुनाया था कि जी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब को आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। आपकी इत्तलात क्या है? क्या इसको सीरियस लिया जा रहा है हुकूमती हलकों में या इवन ऑपोजिशन के हलकों के अंदर? मेरे ख्याल में कोई बातचीत होगी तो वो पार्लियामान के अंदर होगी, स्पीकर ऑफिस के जरिए। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामान से बाहर मुझे कोई मुज़ाकरात होते नजर नहीं आते अदर देन पार्लियामान। अगर हुकूमत को मुज़ाकरात का रास्ता खोलेगी भी तो वो पार्लियामान के अंदर खोलेगी और पार्लियामानी कमेटियों के दरमियान खोलेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ पार्लियामेंट कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है, या जो ये तजवीज़ है कि जी 5 बड़े बैठ जाएं, मुझे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि 5 बड़े बैठ जाएं, 3 छोटे बैठ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपनी कमेटीज बनाकर वहां बैठ सकती हैं, वहां कोई लार्जर कमेटी बन भी सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं। अच्छा मुजम्मिल साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें केपी गवर्नमेंट के हवाले से ओवरऑल जो उन्होंने बात की थी, वहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उस हवाले से उन्होंने बात की थी। आपको क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है? हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी सख्तियाँ हैं, तो फिर हम फ्यूचर में ये समझें कि कहीं ना कहीं PTI को बैन करने की तरफ भी जाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी संगीन किस्म की बातें की गई सिक्योरिटी के हवाले से और ताउन ना करने के हवाले से। मुझे नहीं लगता PTI को बैन किया जाएगा। आप केपी गवर्नमेंट के मुस्तकबिल पर तो सवाल उठा सकते हैं कि वो केपी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, वहां आगे चल के दहशतगर्दी के हवाले से ताउन करेगी, नहीं करेगी, कोई डेडलॉक हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई PTI पर पाबंदी की सूरत हाल नजर नहीं आती है। मसाइल केपी हुकूमत के साथ हैं, PTI के साथ नहीं है। अब केपी हुकूमत PTI की है वो एक अलग बात है, लेकिन दहशतगर्दी के साथ निपटने के लिए बुनियादी ताउन केपी हुकूमत से चाहिए, और हुकूमती सतह पर काफी हद तक ताउन सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने किया है, लेकिन वो बहुत महदूद है। एक मुकम्मल ताउन चाहिए जैसा बलूचिस्तान हुकूमत कर रही है, वो केपी हुकूमत नहीं कर रही है। लिहाजा मसाइल केपी हुकूमत के साथ हैं,
पीटीआई को बैन करने की वजह नजर नहीं आती। मुजम्मिल साहब, पीटीआई के अंदर वैसे भी जो सूरत हाल और टूट फूट हमें नज़र आ रही है, बचा भी कौन है जिसको बैन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस रख रहे थे और उनके मुताबिक ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो है ना, वो इतना कोई ख़ास रोल प्ले नहीं कर पाएगी। पार्लियामान के अंदर ही बात हो सकती है, पार्लियामान के बाहर बात होना अकॉर्डिंग टू मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, ना सिर्फ वो अभी वक्त की ज़रूरत है, बल्कि आने वाले कल की समत भी मुतय्यन कर रहा है। मसनूई ज़हानत, आपके फेवरेट टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, एआई की। अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ये नहीं रही है, बल्कि हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो हमारे काम करने के अंदाज हैं, या फिर तालीम है, हमारी कारोबार है, हत्ता कि जो तहकीकी शोबे हैं उसमें भी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, इनकलाब आ रहा है। और आज दुनिया भर में चैट जीपीटी लिखने और आइडियाज़ को फ्लोट करने के लिए या आइडियाज़ लेने के लिए हर तरह से इस्तेमाल करें। इवन सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब सवाल जो है ना, दुनिया भर में अब ये भी उठाए जा रहे हैं कि जनाब ये कहीं कल को सेंटिएंट बीइंग या फिर कॉन्शियस बीइंग ना बन जाए, सेल्फ अवेयर ना हो जाए, क्योंकि ये खुद से अगर अपने फैसले लेने शुरू हो गया तो फिर याद आती हैं मुझे वो वाली सारी मूवीज़ जो मैंने साई-फाई देखी थी, या फ्यूचरिस्टिक किस्म की मूवीज़ जहाँ पर एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो किसी तरीके से ना पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगी। लेकिन हम फिर भी अच्छी उम्मीद रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन सारे टूल्स को अपने आप के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नए टूल्स आ चुके हैं, क्योंकि टूल्स भी इतनी तेज़ी के साथ आ रहे हैं ना कि उनके साथ कीप अप करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स के साथ हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद? हमारे साथ इस वक्त डिजिटल एक्सपर्ट तानिया अरसलान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो एआई का बढ़ता हुआ रुझान है, हर तरफ हमें हर शोबे में बल्कि नज़र आ रहा है। अब नया साल है 2026, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको हम समझें कि ये बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं? जी, थैंक यू। फर्स्टली just to give you an idea, हमारा जो advancement in AI है, that has become so big कि उसमें 5 टूल्स के नाम मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कोलैबोरेट किया है। बहुत सारे नाम हैं एआई के एंड डिफरेंट फील्ड्स में नाम हैं। इसके अंदर हम पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो आपका पॉलिटिकल साइड्स पे एंड योर इंफॉर्मेशन साइड इज़ डिफरेंट, आईटी साइड इज़ डिफरेंट, एजुकेशन साइड इज़ डिफरेंट। जिस हवाले से मैं आज आपको एआई टूल्स के बारे में जिक्र करूँगी वो बेसिकली है एजुकेशन रिलेटेड मोस्टली, एंड इट कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन आईटी एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हमारे पास 5 जो बेसिक एंड एसेंशियल, जो मुझे लगता है कि एसेंशियल एआई टूल्स हैं जो इन फ्यूचर बड़े काम आएंगे, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज चैट जीपीटी, एज यू ऑल नो। ये इस वक्त वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी ओवरऑल, वहाँ जहाँ पे हर जगह इन एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, एवरी मैनेजमेंट स्टाफ इज़ यूजिंग चैट जीपीटी फॉर ईमेल्स, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। बट उसके अलावा चैट जीपीटी का एक मेजर प्रोग्रामिंग डिफ़ॉल्ट ये है उसके फ्री वर्जन का कि अगर आप उसका पेड वर्जन नहीं डाउनलोड करेंगे या उसको आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो उसमें बहुत बेसिक आइडियाज़ और बेसिक एनालिसिस और बेसिक रिसर्च मॉडल्स आपको प्रोड्यूस होंगे, लिमिटेड होंगे। सो चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड। अदर देन दैट, क्लॉड बाय एंथ्रोपिक जो है वो लॉन्च हुआ, एंड दैट इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ, आप समझ लें ChatGPT की ही बेटर वर्जन है, जिसके अंदर आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप पब्लिश कर सकते हैं। वो आपको समराइज करके बताएगा, वो आपको इजीली बताएगा उसकी एनालिसिस करके। सो इट्स वेरी यूजफुल एंड ऑल्सो इज़ बेटर इन कोडिंग। जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो बेसिकली ये है कि ChatGPT के ऊपर आप जैसे कोई पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, उसे जनरेट करवा सकते हैं पिक्चर्स। सो क्लॉड एंथ्रोपिक डजंट डू दैट, बट उसकी कोडिंग बेहतर है, उसकी एनालिसिस और रिसर्च मॉडल्स बेहतर हैं। सिमिलरली वी हैव परप्लेक्सिटी AI. What that does is in this fast paced AI technology based environment आपको वो facts check करके बताता है. So it's one of the best AI models that I've seen because
it tells you about factual accounts. Then we have आपके पास perplexity के बाद notebook LM आता है, for example. notebook LM के अंदर one of the best again, जिसके अंदर आप सब कुछ learning environment के अंदर उनके ऊपर place कर सकते हैं, अपने सारे documents place कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई presentation है, word document है, excel sheet है, उसके ऊपर आप upload कर सकते हैं, अपनी knowledge उसके ऊपर upload कर सकते हैं, और वो आपको basically उसके ऊपर podcast बना के दे देगा, आपके ऊपर उसके research बना के दे देगा. So also very good AI technology. And the last and the most essential for me will be Google AI Studio. ये बहुत अच्छा एक document है जिसमें basically एक learning experience है, more than a chatting. It's not a chat bot. It's basically a learning document जिसके अंदर आप अपनी share screen कर सकते हैं, और उसमें जो भी Excel sheet, अगर आप for example एक Excel sheet पे या presentation पे और आप वहाँ पे stuck हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि इसको हम कैसे चलाएं, formula क्या डालें Excel sheet पे, तो वो आपको साथ साथ exactly बताएगा कि press on this, put this in, put this in. So one of the best is Google AI Studio. ठीक है. अच्छा तानिया, ये भी क्लियर भी कीजिएगा, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक ऐसा है भी कि हर किसी का पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बड़ा मुख्तलिफ है एआई का, क्योंकि आप जिस तरह के उससे सवाल करेंगे वैसे ही डेटा उसके पास स्टोर होगा, और उन्हीं पैटर्न्स को देखते हुए वो आपके मुताबिक पर्सनलाइज्ड किस्म का जवाब आपको देगा. ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉम्प्ट दैट यू गिव. इसको अगर आप रिस्पॉन्सिबली एआई को यूज़ करेंगे, बी इट एनी टेक्नोलॉजी और एनी टूल, उसी तरह का आपके पास रिस्पॉन्स आएगा. आई थिंक आजकल हमारी जो रिसर्चेस हो रही हैं वो एआई के यूज़ के ऊपर इसलिए हो रही हैं बिकॉज हाउ वी कैन यूज़ इट इफेक्टिवली makes the difference. basically इसको आप जितना बेहतर प्रॉम्प्ट डालेंगे. ठीक है. हाउ टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, लाइक थोड़ा सा अगर आप गाइडलाइंस दे दें कि क्या क्या चीज़ें हमारी प्रॉम्प्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए ताकि हम बेहतर रिजल्ट्स जो है ना वो एआई से ले सकें. देखिए, एक तो प्रॉम्प्ट आपका हमेशा शॉर्ट होना चाहिए. उसके अंदर आपका हर टूल का प्रॉम्प्ट डिफरेंट होगा. सो चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. उसका प्रॉम्प्ट होगा इन रिगार्ड्स टू आप कौन हैं. फॉर एग्जांपल आप एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट कौन सी रिसर्च चाहते हैं, एक आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं. सो आप उसमें ये बताएंगे कि आई एम अ जर्नलिस्ट, दिस इज़ द आर्टिकल आई वांट टू राइट ऑन, दीज आर द स्टैट्स एंड दीज आर द फैक्चुअल अकाउंट्स. उसके अंदर आप बेसिकली बता सकते हैं कि आपको वो किस प्लेटफॉर्म में किस तरह फॉर्मेटिंग में चाहिए, उसकी साइटेशन क्या चाहिए, एवरीथिंग, एंड देन दैट विल एग्जैक्टली कम आउट सिमिलर. अगर आप प्रॉम्प्ट बहुत लंबा दे देंगे, उसको ओवर एक्सप्लेन कर देंगे, then it probably won't give the same result. So I think a prompt should be short and crisp, और उसके अंदर एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए कि आप क्या. अच्छा तानिया, प्रिसाइज होना चाहिए. पाकिस्तान के रुझान की बात करें तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करें एआई का रुझान किस तरफ ज़्यादा है? जिस तरह दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है और एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, इन टूल्स को अडॉप्ट करी है, क्या हम भी उनके साथ उसी तरह अडॉप्ट करें या हम उनके मुकाबले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हैं? बिल्कुल जी. आई पर्सनली फील कि हम काफ़ी पीछे हैं. इट्स अ डेवलपिंग कंट्री एंड इसमें डिजिटली हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं. एआई का वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज़ इट प्रॉपरली, बीइंग ऑनेस्ट. बी इट एजुकेशन सेक्टर हो, आईटी हो या कोई भी हो, उसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे. व्हाट आई हैव सीन इन पाकिस्तान इज़ कि उसमें चैट जीपीटी इज़ वेरी कॉमन फॉर बेसिक एवरीडे यूज़. इसमें आप क्वेश्चन आंसर्स कर लें, असाइनमेंट्स कर लें जो स्टूडेंट्स यूज़ भी करते हैं, जिसमें प्लेजरिज्म रिपोर्ट्स बड़ी आ जाती हैं. सो आई थिंक उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना ये है कि आप इंफॉर्मेशन और रिसर्च एआई से ले लें, बट द वर्डिंग एंड द कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी शुड बी योर्स. अगर आप हर चीज़ प्लेजराइज कर देंगे तो उसमें योर ओन इंफॉर्मेशन, वेयर इज़ दैट, वो तो लैक करेगी बिल्कुल कम्प्लीटली. So what we have seen is that 100% इसमें पाकिस्तान needs to adopt more AI tools. अगर आप देखेंगी तो पाकिस्तान में कोई रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट as such नहीं है, कोई वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज अगर AI टूल्स आपके पास अच्छे होंगे तो फॉर एम्प्लॉयर्स एंड फॉर इवन फॉर एम्प्लॉयज इट्स वेरी ईजी एंड ट्रांसपेरेंट टू ट्रैक
कम्युनिकेशन टू बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी उसमें। अगर आप घर पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी टू ट्रैक कि ये कितने आवर्स का काम है, कितने लोग कर रहे हैं इस वक्त। इट्स वेरी इजी टू ट्रैक, ये बाहर हर जगह चल रहा है, विच इज़ वाई रिमोट वर्क इज़ वेरी कॉमन। बट पाकिस्तान इज स्टिल रिलाइंग ऑन द ट्रेडिशनल वेरी ओल्ड स्कूल मॉडल ऑफ वर्क एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। अच्छा तानिया, एक बहुत ज़्यादा जो डर और खौफ पाया जाता है ना, वो ये होता है कि हमारी जॉब्स AI जो है ना वो ना ले जाए। तो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए हमें किस तरह से अपने आप को अप टू डेट रखना है, हमें कौन कौन सी स्किल्स को सीखना चाहिए सो दैट हमारी जॉब भी रेलिवेंट रहे और हम भी रेलिवेंट रहे। अगर हमारी जॉब ने ऑब्सोलीट हो भी जाना है अगले चंद सालों में, तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनको सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को फिर भी प्रोडक्टिव रख सकते हैं? अच्छा, इसमें जो मेरी टेक है, आई लाइक योर क्वेश्चन, इसमें माय टेक इज़ दैट अ क्रिएशन कैन नेवर रिप्लेस अ क्रिएटर। जो क्रिएशन है वो एडवांसमेंट ला सकती है, इम्प्रूवमेंट ला सकती है, बट वो क्रिएटर को रिप्लेस नहीं कर सकती। दिस इज़ माय टेक ऑन इट। आई हैव सीन इन द यूके, जहाँ मैं भी रहती हूँ बर्मिंघम में। अगर कल को AI कॉन्शियस बीइंग बन गई, सेल्फ अवेयर हो गई, सेंटिएंट बीइंग बन गई, तो फिर क्या होगा? देखिए, उसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग बिल्ट। हाउ आई हैव सीन दीज थिंग्स बीइंग बिल्ट इज़ इन अ प्रॉपर कंडीशनड एनवायरनमेंट, जहाँ पे ऑर्गेनाइज पैटर्न से ये चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। दे हैव ए लिमिटेड, दे ऑल्सो हैव अ लिमिटेड रिसोर्स एनालिसिस। इसमें होता ये है कि वो आपको जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उनकी क्रिएटिविटी, उनके एथिक्स, उनके मॉरल्स वो कॉपी नहीं हो सकते। That is not possible. I see that AI can bring so many skills. वो आपके skills को polish कर सकता है, वो आपके skills को enhance कर सकता है, वो 100%, but it cannot be morally approachable. It cannot be one-to-one morally approachable. इसमें आपको मैं बहुत जल्दी एक एग्जांपल दूंगी if you're lacking on time. Alpha School एक बना है जिसके अंदर it's a completely AI-based school in the world. I think one of its kind. And इसमें जो teachers हैं they have been replaced in a way कि जो सारे lectures हैं they are being produced and composed and delivered by an AI bot. AI रोबोट्स हैं जो स्कूल में एज टीचर्स परफॉर्म करें। हाउएवर जो टीचर्स हैं वो आपको फिर भी स्कूल में नजर आएंगे फॉर एथिकल एंगेजमेंट, फॉर मॉरल एंगेजमेंट, फॉर क्रिएटिविटी। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं और जहाँ पे एथिक्स की बात आती है वहाँ AI लैक अभी तक एटलीस्ट कर रहा है, वेयर इट कैन नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज दैट कैन बी फिक्स्ड। सो मुझे लगता नहीं है कि वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो सकता है। जो आपको लग रहा है I personally don't feel that a human being. मेरी पूरी उम्मीदें आपके साथ है, अल्लाह करे, और दुआ भी यही है कि जो आपको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली और वेस्ट के आर्टिकल्स पढ़ें और उनके पॉडकास्ट और डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, वो खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर रहे हैं कि कल को पता नहीं क्या होगा AI को अगर कंट्रोल ना किया गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, तानिया अरसलान हमारे साथ मौजूद थी, एक्सपर्ट। उनकी राय हमने आपके सामने रखी और उन्होंने कुछ टूल्स भी बताएं कि कैसे अपने आप को अप टू डेट रखना है, सो दैट आपकी जॉब या आप खुद ऑब्सोलीट ना हो जाए टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे एक और भी हमारे पास सेगमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, जो कि खुश क्यों है आप ये बताएं? अच्छी खबर है भाई, जो कल एक नए बाब में हम कहते हैं ना दाखिल हो गया। PSL 10 साल पहले जो एक छोटा सा पौधा लगाया था वो अब तनावर दरख्त बन गया है, तो खुशी तो होती है ना, जो है ना जस्टिफाइड है इनका। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, समझ आ गई आपको, कंटिन्यू कीजिए। बहरहाल जी, कल 2 नई टीमें PSL में शामिल हो गई हैं, तो टोटल टीमों की तादाद अब हो गई है 8-6 से। और जो 2 टीमें सामने आई हैं, अब इसमें कोई सरप्राइज तो रहा नहीं है। आपको पता है कि जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब हुई नीलामी की, उसमें सबसे पहले जो पिक किया गया वो हैदराबाद को, और उसके बाद सियालकोट को पिक किया गया। और जितनी बड़ी नीलामी ये हुई है, शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक्सपर्ट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने यहाँ तक जाएंगे इसकी प्राइस। कहाँ तक गई ये भी बता दें। FKS ग्रुप है, उसने PSL की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में खरीद कर हैदराबाद को मुंतखब किया, जबकि ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में 8वीं टीम
सियालकोट को टीम का शहर करार दे दिया है। इस तरह दोनों टीमें मजमूई तौर पर 3 अरब और 60 करोड़ के करीब में फरोख्त हुई हैं। कल बहुत बड़ी ये तकरीब हुई थी और इसकी जो जिम्मेदारी निभाई निजामत की होस्टिंग करने की, वो तो एक तरफ सिद्रा इकबाल थी, उसके साथ साथ वसीम अकरम साहब जो है ना वो बड़े ना चुटकुले भी छोड़ते रहे, बड़े जोक भी करते रहे, जितने भी बिडर्स वहाँ पर मौजूद थे। जरा सुन लेते हैं वो किस तरह से होस्ट कर रहे थे इस तकरीब को। No higher bid received within the stipulated time. समझ आई है? मैं नहीं आई। Doesn't matter. And वाली वाले भी सोच रहे हैं, कुछ नंबर लिख रहे हैं। कैलकुलेटर दमा? सर बैलेंस से नहीं खत्म हो गया। चलते रहे। पीछे से मुझे इशारा आ गया, करते रहो, पूरी रात लगा दो ऐसे। ऐसा लग रहा है thinking something. Yeah, they are having a chat. वो चैट कर रहे हैं, राती खाना कितने खाना है? थोड़े बहुत कम है तो हम दे देंगे। Prism said that they're waiting for round 2. है ना भाई? थोड़ी भर के मैं ताड़े वाली आ जाऊंगा। इसे कहते हैं पंजाबी में कम पकिया है। कोई टाइम आउट चाहिए, कुछ चाहिए किसी को, बिकॉज मैं सारा दिन इतने खड़ा नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब का इशारा आया है कि 2 तक जान दो। वसीम अकरम साहब का अपना स्टाइल है और ये लिबर्टी भी वसीम साहब ही ले सकते हैं कि वो जितने भी बिडर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े नाम हैं, उनको वो जोक भी कर सकते हैं, चुटकुले छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। अब हो चुकी है हमारी 8 टीमें PSL की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि ये हमारा अपना एक प्रोडक्ट है और ये इस तरह से फल फूल रहा है दिन ब दिन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान खान जो कि हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लाहौर से तशरीफ़ आवरी आपकी हुई है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8 टीमें हो गई हैं तो कितना ज़्यादा मज़ेदार किस्म का हमारा ये इवेंट जो है PSL का होने वाला है। आपकी इजाज़त से अगर मैं याहिया से शुरू करूं क्योंकि वो दूर मौजूद है ज़रा, हमारे सीनियर भी हैं। याहिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आर यू एक्साइटेड? 8 टीमें हो गई हैं PSL की। सबसे पहले तो आयशा और अनम आपको अस्सलाम वालेकुम और उस्मान आपको भी बेस्ट विशेस। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक्साइटमेंट तो है, और ये भी आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सुपर लीग है उसका कैनवस बड़ा हो गया है और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग है, इसमें कोई शक और किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL है, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग का स्टैंडर्ड है, फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड है, वो दुनिया की किसी और लीग में नहीं है। अभी आप लोग वसीम अकरम साहब का क्लिप दिखा रहे थे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 414, वनडे क्रिकेट में 502 विकेटें हासिल करने वाले लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, उनके आपने बहुत सारे जो है वो चुटकुले और क्लिप्स दिखाए। जो मुझे सबसे अच्छी उनकी एक बात लगी, वो जो उन्होंने सेलुलर कंपनी वालों को कहा ना कि कहीं बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया आपका, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि पहले 8, 9, 10 बिडर थे, फिर उसके बाद अली तरीन जो है वो पुल आउट कर गए तो 9 रह गए। तो कहीं ऐसा लगा कि 2-3 लोग ही सीरियस थे, बाकी तो सिर्फ चाय बिस्कुट खाने के लिए आए हुए थे। खैर ये तो एक मजाक की बात है। जहां तक आपने बात की है पाकिस्तान सुपर लीग की, तो बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये बात 2.25 अरब तक जाएगी। और जिस तरह वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 2 अरब तक लेकर जाओ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये जो हैदराबाद की टीम बिकी है 175 करोड़ की, फवाद साहब, उनसे चंद साल पहले मेरी मुलाकात हुई आपके हम चैनल के ऊपर। सलाउद्दीन अयूबी का ड्रामा चल रहा है, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की प्रोडक्शन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फवाद साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इनको आपने लाहौर कलंदर से मिलवाना है। तो मैंने आतिफ राना साहब से, समीन राना साहब से वक्त लिया और फिर फवाद साहब से बात हुई, तो वो थे क्रिकेट में इंटरेस्टेड, वो कुछ करना चाहते थे, तो उनके लिए मेरी बड़ी बेस्ट विशेस हैं। और दूसरी जो फ्रेंचाइज है सियालकोट की, जब पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में शुरू हुआ था ना, तभी लोग बात कर रहे थे कि बड़ी रिच हिस्ट्री है सियालकोट शहर की पाकिस्तान डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में। देर आया दुरुस्त आया, तो यहाँ पर सियालकोट की टीम का आना ये या लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही जो 2 टीमें, ये जो 2 शहरों के नाम सामने आए, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मुझे लग रहा था कि जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है फैसलाबाद, जहां 17 साल के बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है आबाद हुआ है बैनुल अक़वामी क्रिकेट के लिए, वो एंटर होगा। अगर वो होता तो उनको एक एडवांटेज मिलता, उसकी वजह ये थी कि उनका होम ग्राउंड है। अभी ना सियालकोट के पास होम ग्राउंड है, ना हैदराबाद के पास होम ग्राउंड है, और मुस्तकबिल में कुछ इस बात का इम्कान है भी नहीं कि
5 साल के अंदर, कम से कम मैं 5 साल कह रहा हूँ, 10 साल के बाद तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 5 सालों में ना सियालकोट में स्टेडियम आप PSL का मैच होता हुआ देख सकते हैं, ना हैदराबाद में। कोई जादुई काम हो जाए तो अलग बात है, बट ये बहुत अच्छी बात वैसे है कि हमारे हमारे चेयरमैन PCB जो है ना, वो बड़ी जल्दी भी कंस्ट्रक्शंस के उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी में की थी, कोई 40-42 दिन के अंदर। खैर 2 शहरों की टीम्स आ गई तो शायद इन 2 शहरों की किस्मत खुल जाए, शायद वापस स्टेडियम बन जाए। लेट्स होप कि किस्मत खुलनी चाहिए, डेफिनेटली खुलनी चाहिए। या साथ ही रहिएगा, उस्मान से भी ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि वो खुद भी मौजूद थे उस तकरीब के अंदर। उस्मान, कैसी तकरीब थी? क्योंकि हमने तो सिर्फ टीवी पे ही देखा है या फिर हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है, आप खुद देख रहे हैं। तकरीब कैसी लगी आपको? एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही वाली बात के भाई कहाँ गए वो फैसलाबाद के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो क्यों सामने नहीं आए? एक तो बड़ा तारीखी दिन था कल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और बहुत शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया था ये जिना कन्वेंशन सेंटर में। और जब हम एंटर हुए तो ऐसे लगा कि एक नई दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ PSL के रंग नज़र आ रहे थे और कन्वेंशन सेंटर की हर दरो दीवार के अंदर कहीं ना कहीं से PSL की मुख्तलिफ टीमों की आवाज़ें गूंजती नज़र आ रही थी, चैम्पियंस की शक्लें नज़र आ रही थी। तो एक अच्छा माहौल था, लेकिन सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए भी क्योंकि फैसलाबाद का ना होना, पिक ना होना टीम का, ये एक सरप्राइजिंग था। और ये आप कह सकते हैं कि जो ऑनर्स थे जिन्होंने टीम खरीदी है उनकी चॉइस थी कि वो कौन सी टीम को पिक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओजी ग्रुप ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। फिर FKS ने जिस तरह से कॉन्फिडेंट के साथ जिस तरह से बिडिंग की है, और 111 करोड़ से बिडिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ था। जब आगाज़ इतनी बड़ी रकम से हो गया था तो कुछ कंपनीज तो वैसे ही चुप होकर बैठ गई थी और उन्होंने ऐसे लग रहा था कि बैकआउट हो गई और सिर्फ स्टार्ट नहीं बना के आए थे कि यहाँ तक जाएगा। कुछ लोगों का आइडिया था कि वो 1.30 तक टीम किसी ना कोई एक टीम को खरीद लेंगे। लेकिन जो PCB की वैल्यूएशन थी उसके अंदर उनको लगता था कि 1.5 अरब कम से कम इन्होंने वैल्यू निकाली थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी वैल्यू होगी टीम की, लेकिन उससे ज़्यादा हो गई और 185 करोड़ तक बात पहुंची। और ये रिकॉर्ड है अभी तक PSL की हिस्ट्री में, इससे पहले कोई टीम नहीं है। और अभी जो वैल्यूएशन हुई है इससे पहले, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन निकली है वो लाहौर कलंदर की है और वो भी सिर्फ 67 करोड़ बनता है उनका। तो ये अगर आप इनकी वैल्यू देखें तो ये तकरीबन ट्रिपल है एज़ कम्पेयर टू लाहौर और बाकी अदर जो टीम है। और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की वैल्यू हो गई है ना, हाँ करेंसी डी वैल्यू तो हुई है। और साथ में ये भी है कि उस टाइम जो डॉलर का रेट था वो फिक्स था और और उस टाइम उस जो फ्रेंचाइजीज थी उनको एक छूट दी गई थी कि इस रेट के ऊपर आप अगले 4 से 5 साल कर सकते हैं। अच्छा, नामों के बारे में भी बताएं, कोई हैं खबरें आपके पास? नाम क्या हो सकते हैं इन दोनों टीम्स के? अच्छा, नाम हमने पूछने की बहुत कोशिश की दोनों से, तो दोनों ने ना अभी नहीं बताया। उन्होंने कहा हमने नाम अपने ज़रूर सोच लिए हैं, लेकिन अभी हमने डिस्क्लोज नहीं करना। अभी हम इसी को खुशी मनाना चाहते हैं। स्टेडियम्स के ऊपर ज़रूर बात हुई है और ख्वाजा आसिफ का बड़ा तस्करा हुआ। जब चेयरमैन से हमने कहा कि उनके पास तो स्टेडियम नहीं है और जो सियालकोट के ऑनर है, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि स्टेडियम बनाए। और ख्वाजा आसिफ का बार बार मोहसिन नकवी साहब तस्करा करते रहे और उन्होंने ये कहा कि अब हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर स्टेडियम बन जाए और उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दें। वो देखिए ना, सियालकोट वाले अपना एयरपोर्ट बना लेते हैं, अपनी एयरलाइन बना लेते हैं, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है ना वो बना लेते हैं। कुछ पता नहीं है कल को वो अपना ना स्टेडियम भी वहाँ पर बना ले। अच्छा या अब आप ये बताइए कि 8 टीमों के आ जाने से एक तो थोड़ी सी ड्यूरेशन भी हमें ऐसा लगता है बढ़ेगी, हमारा जो टैलेंट है वो भी ज़्यादा निकल कर सामने आएगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है? वैसे तो हम अक्सर सवाल उठाते रहते हैं कि भाई इतना बड़ा टैलेंट का हमारे पास पूल मौजूद है, तो हमारी टीम के अंदर उस तरह के लोग क्यों मौजूद नहीं है जो अच्छा परफॉर्म करे? अब आपको लगता है कि मज़ीद टैलेंट सामने आएगा, मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यंगस्टर्स को क्रिकेट के अंदर? ऐसा कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन मैं तो सोच रहा था क्योंकि आपको थोड़ा शेरो शायरी से शगफ है, कुछ आप इस इतनी ज्यादा बिडिंग के हवाले से या टीमों के नामों के हवाले से कुछ शेरो शायरी करेंगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं कुछ टेक्निकली आपके साथ चीजें शेयर करना चाहूँ तो जैसे उस्मान बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज जो है वो लाहौर कलंदर, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग आज अगर एक तनावर दरख्त बना है तो उसमें लाहौर कलंदर का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। PSL तो 35 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग को पूरे साल जिंदा रखता है। हुआ ये कि जब 2016 में टीमें बिकी थी, 11 करोड़ की क्वेटा बिकी थी, 15 करोड़ की इस्लामाबाद, 17 करोड़ की जो है वो पेशावर ज़ल्मी बिकी, 24 करोड़ की लाहौर कलंदर और 26 करोड़ की जो है वो बिकी कराची किंग्स। अब अगर आप इन टीमों की वैल्यू देखते हैं तो 11 करोड़ से अब 38 करोड़ की हो गई है क्वेटा ग्लैडिएटर,
15 करोड़ से 48 करोड़ की हो गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 17 करोड़ से 49 करोड़ की हो गई है पेशावर ज़ल्मी, 26 करोड़ से 64 करोड़ की हो गई है कराची किंग्स, और 24 करोड़ से 67 करोड़ की टीम बन गई है लाहौर कलंदर। अच्छा। 2016 में जब पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्च हुआ तो उस वक्त डॉलर अंडर 100 था। डॉलर में ये फ्रेंचाइजेस पे करती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। याद है या हमारी तनख्वाह भी डिफरेंट हुआ करती थी तब। आयशा को पुराने जमाने याद आ गए। जी प्लीज कंटिन्यू करें। एक चीज ऐड कर दूं, अगर आप अपनी उस जमाने की तनख्वाह को डॉलर में कन्वर्ट करें ना तो आज कम है। आपकी तनख्वाह जो है डॉलर में ज्यादा होती थी। आज जो डॉलर का रेट कम हो गया उसमें आपकी तनख्वाह जो है वो कम हो गई है। ऐसे ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। कुछ साल पहले ये बात हुई, इसी अंदाज में फिर कुछ साल पहले ये बात हुई कि डॉलर को फिक्स कर देते हैं क्योंकि डॉलर तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो चंद साल पहले ये तय हुआ कि ये जो फ्रेंचाइज हैं वो 172 रुपए में डॉलर में पेमेंट करेंगी, लेकिन अब जो ये फ्रेंचाइज की पेमेंट होगी 185 करोड़ सियालकोट, 175 करोड़ हैदराबाद और बाकी जिस तरह की, ये पाकिस्तानी रुपये में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पे करेंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले 10 साल के लिए 2026 से 2035 तक जो मेरे करते हैं याहिया कि पीएसएल इसी तरह फलता फूलता रहे, जिस तरह आपने खुद भी बात की है। ये वो दरख्त है जिसका पौधा हमने खुद लगाया 2016 में, और उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने इसकी शुरुआत की और आज 10 साल हो गए इसको कामयाबी का सफर तय करते हुए। उस्मान, ये बताइए, मुल्तान सुल्तान्स वाला मामला जो है वो अली तरीन का हम सब जानते हैं, पीसीबी के साथ उन्होंने वो नोटिस उनका फाड़ा। उसके बाद अब क्या स्टेटस है मुल्तान सुल्तान्स का? पीसीबी ही इस इवेंट के लिए और इस सीजन के लिए उसको होस्ट करेगी और मैनेज करेगी? बिल्कुल, इस सीज़न क्योंकि हो नहीं सकता था, पेपरा रूल्स भी थे और इसकी वजह से 2 महीने के अंदर वो इस जो फ्रेंचाइज थी इसको सेल नहीं कर सकते थे। तो इसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बाद ही इस चीज़ को वर्कआउट किया जाना था। इस वक्त जो वैल्यू है मुल्तान सुल्तान की वो 105 करोड़ पे थी जब वो छोड़ के गए हैं, और अगर आप दूसरी टीम्स की बात करें जो इस बिड्स के अंदर शामिल थी और उन्होंने 185 करोड़ तक बोली लगाई है, तो अगर मैं समझता, अगर मैं टीम का ऑनर होता तो मुझे ये टीम रखनी चाहिए थी, क्योंकि अगला आने वाले जो साल थे उसके अंदर हम प्रॉफिट में जा सकते थे। क्या अली के पास ये ऑप्शन मौजूद था? मुल्तान सुल्तान के पास, उनके ओनर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो रख लेते टीम को? अली के पास ऑप्शन था उस टाइम, क्योंकि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी थी पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट थी, और इनको काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी मैसेज गया, पीएसएल की तरफ से भी मैसेज किया कि आपने जो भी आपकी ओपिनियंस हैं या जो भी आपकी आराएं हैं वो आप हमारे साथ ऑन द टेबल शेयर करें और पर्सनल में आके बात करें, बजाय कि आप किसी पॉडकास्ट में जाके गुफ्तगू करें, सोशल मीडिया का सहारा ना लें। लेकिन इस चीज़ के ऊपर अली तरीन शायद वो नहीं रुके और उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कि जो लीगल लेटर भेजा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग का, वो उन्होंने उसको फाड़ भी दिया, और उसके बाद से ताल्लुकात फिर ज़्यादा ख़राब हो गए। और फिर ये सिचुएशन आई कि उनको जो नई वैल्यूएशन लेटर था जो तमाम बाकी फ्रेंचाइजीज को भेजा गया, वो फिर मुल्तान सुल्तान को नहीं भेजा। इसी पे मैं चाहूंगी कि याहिया भी अपना ओपिनियन दे। याहिया, ये मुल्तान सुल्तान वाला जो मामला है, अली तरीन वाला, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए ना, ये जो मुल्तान सुल्तान का मामला है ना, ये बज़ाहिर ऐसा ही मामला लग रहा है कि आप किसी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और पता पूछ रहे हैं, और जहां से आपने सफर किया था वहीं आकर आप दोबारा से खड़े हो गए हैं। जिस तरह उस्मान ने बात की, अली तरीन की एक जारहा मिजाज तबीयत की, कुछ उन्होंने सवालात उठाए। नाराज तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे फैसलों से वो मुकम्मल तौर पर खुश नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अली थोड़ा से वोकल हैं। और पॉडकास्ट में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीएसएल के सेक्रेटेरिएट के हवाले से, सलमान नसीर के फैसलों के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चिरागपा भी हुआ। लेकिन उसके बाद उनका नई फ्रेंचाइज के लिए 10 बिडर में शामिल होना, शॉर्ट लिस्ट होना, ये थोड़ा सा हैरान कुन था। आई थिंक मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक दानिशमंदाना फैसला किया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, और सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी पाकिस्तान सुपर लीग की पिछले 10 सालों में, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब अगर उसकी बहुत ज्यादा कीमत भी हुई तो 135 करोड़ रुपए बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि अब मामला अफाम तफहीम की तरफ जाएंगे। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लुक आफ्टर करेगा मुल्तान सुल्तान को, बट इन फ्यूचर अगर अली तरीन खुद ही इस टीम को लेकर चलते हैं, जिस तरह कल सोशल मीडिया पर उन्होंने
खुलासा किया है अपनी फैमिली को लेकर, उनकी गुफ्तगू शेयर की है कि हमारी एक एसोसिएशन है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप सोच सकते हैं। तो उन्होंने इस टीम के लिए बहुत कुछ किया है। उनका इस टीम के साथ एसोसिएट रहना पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा ही होगा। राइट बहुत बहुत शुक्रिया या थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उस्मान आपका भी बहुत शुक्रिया और वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आपको एक किताब की कहानी सुनाते हैं। ये किताब उन औरतों के लिए है जो बाहर से मजबूत नजर आती हैं लेकिन अंदर से खामोशी से टूट रही होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले बड़ा और समझदार कर दिया, जिसने ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत की और ज़िंदगी में बार बार कुछ ना कुछ खोती चली गई। कम उम्री में बाप का साया उठ गया, माँ को खोया तो ज़िंदगी मज़ीद खामोश हो गई और फिर कैंसर ने उसके भाई को भी छीन लिया। जो उसका हौसला था, उसकी ताकत थी जिसने उसे संभाला था। मी फर्स्ट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किताब उस लड़की की कहानी है जो बहुत सारों के लिए हिम्मत देने का सबब थी, बग़ैर शोर किए, बग़ैर किसी से शिकवा किए। ये कोई ड्रामाई कहानी नहीं, ये एक इंसानी कहानी है माया खान की। उनका वो सफ़र जहां उन्होंने सीखा कि छोड़ देना हार नहीं होता, छोड़ देना खुद को चुनना होता। बिल्कुल ऐसे ही आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रही थी तो मैंने कहा मैं बीच में इंटरप्ट ना करूं। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इस किताब को लिखने की शुरुआत कैसे हुई, ये ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ वो खुद मुसन्निफ़ा जिन्होंने ये किताब लिखी है, यानी आपकी फेवरेट जो होस्ट भी रही हैं, मॉडल भी होस्ट करती रही हैं, माया खान ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं और गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। माया, ये जो बातें पता चली हैं, ये जो हमने अपने नाजरीन को भी अभी बताई हैं, इसने इमोशनल कर दिया है हमें वैसे बात करते करते। इज इट ट्रू इट्स योर स्टोरी? थोड़ा सा ज़रा बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और पूरी आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस किताब के जो बेसिकली एसेंस था उसको इस तरह आप लोगों ने इसको शेयर किया। मैं एक्चुअली इतना शुक्र अदा कर रही थी, मैंने कहा वाकई में इट इज़ अ बुक, वाकई में इट इज़ अवेलेबल एंड पीपल आर रीडिंग इट एंड पीपल आर रेजोनेटिंग विद इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है जो आपने सवाल किया। जी बिल्कुल मेरी कहानी है, बिल्कुल मेरी कहानी है। उन वक्तों की कहानी है कि जब मुझे पता था कि क्या हो रहा है लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, और मुझे ये नहीं पता था कि एक वक्त गुजरने के बाद वो कलम जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा पेपर पे और वो एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कुछ नहीं पता था, लेकिन यस इट इज़ माई स्टोरी। यही तो हमारी इंसानियत का एसेंस या जौहर है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी कोई ना कोई हमारा विटनेस और कोई ना कोई ये जान ले कि हमारे पर क्या गुजरी थी, हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। एंड जब वो कुछ सालों के बाद उसको पढ़े तो उनको एहसास हो कि दे आर नॉट अलोन, हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। जिस वक्त आप लिख रही थी कहानी माया, क्या सोच थी आपके जहन के अंदर? इसको एक किताब के तौर पर ही लिखना शुरू किया था या फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि कुछ सफ़े के ऊपर उतार दी जाए अपनी कहानी? ऑनेस्टली जो आपने बात की ना कि लोगों को होता है कि उनकी बात कोई सुने, सबसे बड़ी ज़रूरी जो मैं समझती हूँ ये बात यह है यहाँ पर हाईलाइट करना कि हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने और हम किसी से कह नहीं पाते। हम अपने आप से बात करते करते थक जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपने आप से ही कहते हैं रिपीट टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि यार क्या मैं बार बार एक ही चीज़ को गुजरा जा रहा हूँ, क्या मैं बार बार एक ही चीज़ के बारे में बात किए जा रहा हूँ, मुझे कोई सोचने वाला है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। उसी मोमेंट पे जिस वक्त हम वो बात एक ऐसे शेल्फ में डाल के जो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, हमें एक नए शेल्फ की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो जाती है और हम उसको डिनाई कर रहे होते हैं बिकॉज जो भरा हुआ होता है हमें उसी को भरने की आदत हो जाती है। एंड आई फील ट्रूली कि हमें कोई सुनने वाला नहीं हो। जब मैंने वैसे कभी कभी तो मेरे वालिद साहब ने किताबें लिखी, मेरी पूरा ख़ानदान जो है वो जर्नलिस्ट का है, लॉयर्स का है, बट मैंने कभी लिखने के बारे में सोचा ही नहीं था। बट ऐसे ही लिखना शुरू किया और वो इतनी सारी चीज़ें हो गई। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा, मैं एक दफ़ा जब रोई, मैंने देखा मैंने क्या लिखा, मैं खुद ही रो पड़ी अपने पढ़ते हुए अपनी लिखाई को। मैंने कहा ये क्या लिख दिया, ये तो कलेजा बाहर रख दिया भाई, ये तो किसी के बारे में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्लोजर इतना इम्पोर्टेंट होता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम उस दर्द से गुजर रहे हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो स्ट्रेंथ ही नहीं ला पाते कि हाँ हमें ये दर्द है,
हमें चोट लगी, नहीं मैं चोट नहीं लगी, अरे लगी है चोट, उसको रजिस्टर तो करें, एक्सेप्ट तो इमोशंस करें। को छुपाने की ना हमें आदत हो गई है माया। हमें लगता है कि अगर हम इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो शायद हम वीक साउंड करेंगे, लोगों को लगेगा ये बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा, जो इसका टाइटल है मैं चाहूंगी उस पर थोड़ा सा बताएं कि ये ही टाइटल आपने क्यों रखा, ये आपका नाम ज़हन में क्यों आया, मी फर्स्ट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस टाइटल की स्टोरी थोड़ी सी बताएं। मी फर्स्ट चूंकि मेरा ब्रांड भी है और मी फर्स्ट के पीछे जो मेरी कहानी है वो बिल्कुल अलग है कि मैं 3 दिन जो है बिल्कुल आउट थी। मुझे कोविड डेल्टा और टाइफाइड दोनों साथ हो गए थे बैक इन 2020 और मुझे उस वक्त मैंने जब तक 3 दिन तक मुझे होश नहीं था और जब मैं होश में आई तो मुझे लगा कि पता नहीं या तो मैं आलम बरज़ख में हूँ या मैं वाकई बच गई हूँ। तो उसको रजिस्टर करने में कोई 1 मिनट कुछ 40-50 सेकंड का टाइम लगा था और उस दिन मैंने रब ताला से वादा किया था कि इट इज़ गोइंग टू बी, मैं अपने आप को चुनूंगी और मैंने ऐसी फ्लो में कह दिया अल्लाह पाक इज़ गोइंग टू बी मी फर्स्ट। और मैंने उस वक्त नाम रखा अपने उस ब्रांड का। और जब मैं किताब लिख रही थी तो क्योंकि एक जर्नी है मेरी और उस जर्नी में सबसे पहले मेरी जर्नी सबसे मुश्किल थी वो एक्सेप्टेंस की थी। वो एक बहुत बड़ा अरसा था, एक बहुत बड़ा एक रूट था जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना सुतून पड़ना था, वो था एक्सेप्टेंस का कि ये हो गया है। फिर उसके बाद था डिटैच करना उन चीज़ों से, उस पेन से, उन लोगों से डिटैच होना। और उसके बाद जो मैंने किया ना, जाने दो, लेट इट गो। हर चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर इंप्रेशन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के रिएक्शन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी बात को, हर रिश्ते को, हर मौके को पकड़कर जो हम बैठे रहते हैं ना, सर पे सवार नहीं करना, ये मेरे साथ हुआ। तो वो लेटिंग गो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। लेटिंग गो सिचुएशंस को, लेटिंग गो ऑफ हार्ट ब्रेक्स, लेटिंग गो ऑफ बहुत ज़्यादा सक्सेस भी, ये नहीं कि सिर्फ हार्ट ब्रेक्स को हो या फेलियर्स को हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो ना, उसको भी लेट गो कर दें। वो हो गया, उस मोमेंट में था। माया, हमारी go. फैमिलीज, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन करने में कि भाई आपने पीपल प्लीजर बन के रहना है। स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन, यू हैव टू बी अ पीपल प्लीजर। आपको पता होना चाहिए कि कोई जो है ना आपसे नाराज़ ना हो जाए, किसी को आपकी बात बुरी ना लग जाए। अल्टीमेटली हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों के रवैयों को लेकर। वही जो आप बात कर रही हैं ना कि लेटिंग गो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ना माइक्रोस्कोपिक निगाह से देखने लगते हैं। अच्छा, उसने मेरे से इस तरह से बात किया तो इसका मतलब है मैंने कुछ कर दिया होगा। प्रेशराइज होते हैं ना इस चीज़ के लिए आप देखने वालों को क्या मैसेज देंगी कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या सबक सीखा कि हमें सोसाइटी या फैमिलीज तो इस तरह से ट्रेन कर रही हैं, हम अपने आप को कैसे एक नॉर्मल एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग रखें? देखिए, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं अगर बचपन में हमें चलने दिया जाता तो हमें बड़े हमारे बचाते हैं अमूमन, और उसके बाद हमें बचने की आदत हो जानी चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं तो शऊर आना चाहिए कि अब मेरा भी बस हो चुका है, अब मुझे कोने नहीं लगने चाहिए, अब मुझे खड्डों से बचना है, मेरे सामने दीवार है तो मैं टर्न कर लेता हूँ। जब हम फिजिकली अपने आप को बचा सकते हैं इन सारी चीज़ों से, तो हम इमोशनली और मेंटली नहीं बचा पाते, क्योंकि हम उस तरह से प्रोग्राम्ड नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये नहीं है कि आपने प्यार किया। आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये है कि आपने प्यार किया था लेकिन आपने अपने आप को चूज नहीं किया था। द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट वी आर अ ग्रोन अप। हम बड़े हो चुके हैं। हमें कम से कम अपने बारे में इतना जरूर अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि अब मुझे अपने आप को खुद बचाना है। हम कब तक सिस्टम को, कब तक बड़ों को, लेकिन लोग फिर सेल्फ सेंटर्ड भी तो कहने लग जाते हैं ना जब खुद के बारे में बात करते हैं। हाँ, बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ लव। सेल्फ सेंटर्ड होने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा माया, मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे टफ चैप्टर आपकी जिंदगी का और फिर आपकी बुक का, उसी चैप्टर को आप लिखते हुए जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हों या इमोशनल हो गई हों, लिखने में मसला आ रहा हो इमोशंस की वजह से, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मोमेंट्स जहाँ पर मैंने अपनी किताब में लिखा कि मैं होप करती रही, और मैं जब लिख रही थी तो मैंने कहा मैंने इस मौके पे भी होप किया था, यहाँ पे भी मैं दुआ कर रही थी कि चीज़ें चेंज हो जाएं। फिर मैं थोड़ा चैप्टर में आ गया, कुछ और चीज़ें मैं जो लिखी, चैप्टर्स तो बाद में हुए थे, बट जब मैं लिख रही थी तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ज़िंदगी के इस मौके पे भी मैंने सोचा था कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट फिर एकदम से मैंने जब सारी चीज़ें देखी, मैंने कहा मैं वहाँ पर भी सोच रही थी कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी अपनी लाइफ में, यहाँ पर भी सोच रही थी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ चैप्टर्स होते हैं, लाइफ टाइम्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट योर लाइफ टाइम्स, दे आर नॉट योर
फाइनल डेस्टिनेशंस। सम पीपल आर स्टेशन पे आप उतरते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सोकर, फिर उसके बाद ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं आगे। सो दीज वर द मोमेंट्स जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये तो बहुत कुछ हो गया। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। अगर कोई भी मेरी कहानी, मैंने तो बेसिकली लिखा नहीं है, मैंने शेयर किया है, और मेरी उस शेयरिंग के साथ कोई अगर कनेक्ट कर जाता है तो वो इसलिए है कि मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा उस किताब को लिखने का। मेरा मकसद ये था कि मैं बेचूं, मेरा मकसद ये था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि Amazon Kindle उसको पब्लिश कर लेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि गुड रीड्स पर आ जाएगा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक दिन मुझे आप मुसन्निफा कहेंगी। ये तो मेरी सोच से भी मेरे अल्लाह ने बहुत मुझे दे दिया। न्यू आइडेंटिटी एट दिस एज जो आपने कभी नहीं सोची थी। दैट्स ग्रेट। माया मुझे ये बताइए, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर नया पानी आए तो उसके लिए अपने आप को पहले खाली करना बड़ा ज़रूरी है। क्या इस बुक को लिखने के अमल ने आपको एम्प्टी किया, एक एम्प्टी वेसल बनाया, सो दैट नया पानी आपके अंदर आ सके? वो जो एक लबरेज हो चुका था पैमाना, वो अब खाली हुआ या नहीं हुआ? आपने इतनी प्यारी बात की है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एम्प्टी योर कप सिंस 2015। मैं 2015 से एम्प्टी योर कप की एक पूरी थ्योरी है, पूरी साइंस है, और एक पूरा वाकया है ये वाला। कभी वक्त रहा तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन एक पूरा वाकया है जो एक मास्टर ने अपने स्टूडेंट को सिखाया था। तो वो एम्प्टी कप करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी कप करना खुशियों से, कामयाबियों से, फेलियर्स से बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ शेयर कर दी, वो अब चली गई, अब ऊपर वाला ने जो करना है वो करेंगे। लेकिन जो इस बात को पढ़ना चाहे, जो इस चीज़ को, उसका ओवरव्यू भी अवेलेबल है। अगर आप ओवरव्यू से कनेक्ट करते हैं तो वो बुक आपको ज़रूर जो है वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि वो आपकी कहानी होनी चाहिए। और वो वाली बात है कि लेटिंग गो जो है ना, वो अल्लाह पे एक ट्रस्ट भी है कि तू संभाल लेगा ना, रब ताला तू देख लेगा। तो इट्स नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ स्ट्रेंथ। अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को पैदा करना कि चलो यार अब बस हो गया, अब जाने देना चाहिए। और उस वक्त आप एक लंबी सी सांस लेते हैं, तो उस सांस के बीच के हिस्से में मैंने ये किताब लिखी। अच्छा, इस सफ़र में ज़ाहिरा एक इमोशनल जर्नी भी आपकी होती है। आपका साथ देने वाले कौन थे? आपकी फैमिली ने इमोशनली आपको कितना सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे कज़न्स, मेरे पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन माई लाइफ। उन्होंने मुझे बचपन से बकअप किया, मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस दिया। सबसे बड़ा सुतून मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे वो ही इनकरेज करती थी। और उसके बाद उनकी इनकरेजमेंट से मैंने कहा दुनिया मैं फ़तह कर लूँगी। लेकिन मुझे वाकई में इसका मतलब नहीं पता था। लाइक आई सेड, कुछ चीज़ों का हमें मतलब पता नहीं होता, वक्त के साथ पता चलता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि यस, उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली की मेरे साथ है, मेरी पूरी कज़न ख़ानदान की मेरे साथ हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। बट यस, मेरे फेलियर्स में मैं अकेली थी, मेरे दर्द में मैं अकेली थी, मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन में मैं अकेली थी। क्योंकि यकीन कीजिए कि आप महफिल में बैठकर भी अकेले हो सकते हैं, लेकिन उस मोमेंट को अपना दर्द नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज़रूरी है। असल अकेलापन होता ही वो है माया, मुझे ऐसा लगता है, जो आप एक रश के दरमियान या क्राउड के दरमियान मौजूद है, फिर भी आप अकेला महसूस करें। लेकिन आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद योर पॉइंट, और जो भी आप सारे आइडियाज़ हमारे साथ अभी शेयर करें ना, आई एम श्योर कि जितनी भी ख़वातीन इसको पढ़ेंगी ना, उनकी दुआएं भी आपके साथ होंगी और कितनों को उम्मीदें आप देंगी। आपका ये जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम ब्रेकिंग टू बिकमिंग, वो मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बिकमिंग इज़ अ वर्ड जिसके बाद ही आपकी फ्लावरिंग शुरू होती है। आई होप आपकी फ्लावरिंग हो इस बुक के लिखने के बाद। माया, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। आई होप आपकी बुक बहुत अच्छा करे, और कोशिश होगी कि अगर मेरे पास वो बुक आती है तो मैं भी उसको ज़रूर पढ़े। थैंक यू सो मच। माया खान हमारे साथ मौजूद थी। जनाब, हमने आपकी मुलाकात करवाई है एक बहुत ही खूबसूरत खातून से, जिनके आइडियाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आई होप आप इनके साथ ज़रूर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान में हर साल लाखों अफराद ऐसे हैं जो जलने के हादसात का शिकार हो जाते हैं, और उनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की या उन मुतासरीन की होती है जिनकी उम्र कम होती है, बच्चे होते हैं, या फिर ख़वातीन होती हैं, या फिर कम आमदनी वाला वो तबका होता है। सिर्फ पेशावर की अगर हम बात करें तो बर्न्स एंड सर्जरी सेंटर में गुज़श्ता साल केसेस में 66% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब 2025 में यहाँ 44,877 मरीज
केसेस आए और 9,338 अफराद की सर्जरी इनमें से की गई। जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जलने के हादसात जो है ना उनकी तादाद तो एक बढ़ती जा रही है, लेकिन ये एक संगीन मसला भी है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान में ये हादसात इनकी रोकथाम के लिए क्या कोई जामे प्रोग्राम मौजूद है, क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम मौजूद है? और स्पेशली जब सर्दियां आती हैं तो हम सब जानते हैं हीटर या आग जलाने का अमल होता है, उसकी वजह से केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं और किस तरह से रोका जा सकता है इस तरह की केसेस को, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पेशावर प्रोफेसर तहमीदुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल कि 66% का इजाफा गुज़श्ता बरस की निस्बत, इसकी बुनियादी वजूहात आपको क्या लगती हैं, क्या है? थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं ये तमाम बातें आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये जो हमारा सेंटर है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, ये नवंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था और वहाँ से अब तक हमारे पास जो डेटा जमा है उसके मुताबिक ये जो बर्न्स के हादसात हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और ये तो सिर्फ वो डेटा है जो हमने अपने सेंटर का आपके साथ शेयर किया है। हमारे पास कोई नेशनल बर्न रजिस्ट्री नहीं है जिसके मुताबिक हम तमाम बर्न्स के जो हादसात होते हैं उनकी रजिस्ट्री हमारे पास मौजूद हो और हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स का पता हो। ये तो हम सिर्फ अपने एक सेंटर का डेटा जो हमारे पास जमा है, ये तो उन मरीज़ों का डेटा है जो हमारे पास इलाज के लिए आए तो हमने उनका डेटा आपके साथ शेयर किया। अब न जाने कितने मरीज़ वो होंगे जो अस्पतालों तक पहुंचते ही नहीं, तो उनका डेटा हमारे पास नहीं है। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम एक नेशनल बर्न रजिस्ट्री पे काम शुरू करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट और ये हादसात कितने होते हैं, तभी आप उनकी रोकथाम के लिए कुछ बात कर सकते हैं। Right. अच्छा प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा बता दें, ये जो चलें आपके ही इदारे का अगर डेटा है 66% इजाफा, यही बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन मुझे ये बताएं ज़्यादातर केसेस किस तरह की सिचुएशन के आते हैं या उनको कहाँ पर बर्न होते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप बता सकें, आपके पास डेटा हो। हाँ, हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा हादसात जो हैं वो घरों में होते हैं। उसमें हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में ख़वातीन हैं और बच्चे हैं। और इसके अलावा सिलेंडर ब्लास्ट हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं, इंडस्ट्रियल बर्न्स भी आते हैं, लेकिन उसका एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी दिन अलग से बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम डोमेस्टिक बर्न्स पे बात करें। और डोमेस्टिक बर्न्स के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि इस मुल्क में गैस की लोड शेडिंग होती है, लोग LPG सिलेंडर्स और ये गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है। उसके लिए मेरे ख्याल में लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि किन जगहों पे आप उनको फ़रोख्त करने के लिए सेंटर्स होते हैं, कैसे उनके लिए उनको रेगुलेट किया जाए। उनकी गाड़ियां जो हैं रश आवर्स में आपको ट्रैफिक में मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसके साथ साथ प्रिवेंशन पे तवज्जो दें और प्रिवेंशन कैंपेन जो है वह हम शुरू करें यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। मैंने अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सजेशन दी है कि ये जो हमारे 9-10th के क्लासेस हैं उनमें उनके निसाब में बर्न प्रिवेंशन के हवाले से कोई 1-2 चैप्टर ज़रूर होने चाहिए। हमें अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में इस तरह की सेमिनार्स और सिम्पोजियम कराने चाहिए ताकि हम इन हादसात से, क्योंकि इसमें से 80% जो है वो प्रिवेंटेबल है, उनकी रोकथाम मुमकिन है। दूसरा जो है वो आर्किटेक्चरल कोड जो है, यानी आपके दफातर बनते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, सरकारी दफातर बनते हैं, उसका अपना एक बिल्डिंग कोड होता है और उस बिल्डिंग कोड को अगर सही फॉलो किया जाए, फायर एग्जिट होने चाहिए, उसमें फायर अलार्म होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए और फिर उनकी मेंटेनेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपने बड़ी अच्छी बात इसके अलावा हमें लेजिस्लेशन पे बच्चों के निसाब में शामिल कर देना चाहिए। एक तो ये इस तरह के हादसात पहले तो हो ही ना, अगर आपको अवेयरनेस या लोगों को अवेयरनेस हो, और दूसरा ये बता दें डॉक्टर साहब कि लोगों को क्या इतनी अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि खुदा ना खास्ता इस तरह का जब कोई हादसा हो जाता है तो फौरी तौर पर करना क्या है और फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाना है या रास्ते में है या घर पर है तो फौरी तौर पर करना क्या है? इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई
इस तरह का हादसा पेश आता है तो आम जो पानी है उसके सामने आप उसको 10 मिनट तक उस पानी के नीचे उस जगह को आप तर रखें ताकि वो नुकसान कम से कम हो। उससे आपका नुकसान 50%, 40% तक कम हो सकता है। तो पानी के साथ बाकी यहाँ पे रिवाज ये है कि कोई टूथपेस्ट लगा रहा है या बाकी चीज़ें, वो मेरे ख्याल में लगाने से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप फिर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और आपने इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं तो उसकी डेप्थ का अंदाज़ा मुमकिन नहीं होता। इस पे सिर्फ पानी बहाएं और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद है ड्रेसिंग के लिए तो ड्रेसिंग करके इसको प्रॉपर प्लास्टिक सर्जरी में या किसी भी हॉस्पिटल में आप उनको ले जाएं। और बाकी इलाज के लिए बर्न्स सेंटर के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर वो 10% से ज़्यादा के बर्न्स हैं, फेशियल बर्न्स हैं, बच्चों में हैं, बहुत ज़ईफ़ उम्र लोगों में हैं, तो उनको फिर आप बर्न सेंटर रेफ़र करें। चलिए, प्रिवेंशन की तो आपने बात कर दी और किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। ट्रीटमेंट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, स्पेशली अगर मैं आपकी फैसिलिटी की बात करूँ इस बर्न सेंटर की, यहाँ पर किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और क्या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी की जाती है? वही जो मैं पूछ रही थी आपसे ब्रेक के दौरान, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी जो है उसके दो बहुत बड़े कंपोनेंट जो हैं, एक है प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरा हमारे पास एक्यूट बर्न्स की मैनेजमेंट जो है। एक्यूट बर्न्स की मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो सिंपल प्रोसीजर से लेके कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर तक की तमाम सहूलियात हमारे सेंटर में अवेलेबल हैं। इसके साथ एक ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का वाहिद सेंटर है जिसमें एक बाकायदा सुपर माइक्रोवास्कुलर सर्जरी का प्रोग्राम हमने शुरू कर लिया है। आप लोगों ने ये सुना होगा या इस तरह के मरीज़ आपकी नज़रों से गुजरे होंगे जो लिम्फेडीमा के पेशेंट होते हैं जिनमें सुपर माइक्रोवास्कुलर सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो वो हमने इस सेंटर में बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया है। उसके लिए हमारे पास ट्रेंड सर्जन्स हैं, नर्सेस को हमने ट्रेन किया, उसके लिए बाकी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको ट्रेन किया और माशाल्लाह ये सेंटर जो है अब इस पूरे रीजन को वो सहूलियात फराहम कर रहा है। बर्न्स के हवाले से जो है हम चाहते हैं कि हम प्रोविंशियल लेवल पे एक बर्न्स प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू करें और फिर जब यहाँ पे ये चले तो हम उसको नेशनल लेवल तक ले जाएं ताकि नेशनल बर्न प्रिवेंशन प्रोग्राम हो और एक हमारी नेशनल बर्न रजिस्ट्री बने। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। प्रोफेसर तहमूदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और आई होप ये जो आपके सारे प्लान्स हैं वो कामयाब भी हों और बर्न्स के हवाले से कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली आप लोगों की ही मेहनत होती है जिसकी वजह से लोगों को इस बारे में इल्म होता है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं जनाब, एक और अहम और इम्पॉर्टेंट मामला है जिसके बारे में हमने बात करनी है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे। पाकिस्तान में निजी तालीमी इदारों की फीसों में इजाफे ने एक बार फिर से नई बहस को जन्म दे दिया है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए वफाकी तालीम और प्रोवेंशनल ट्रेनिंग ने भी निजी स्कूलों की फीस में गैर माकूल इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि फीस का कोई भी इजाफा सिर्फ असली मयार और सहूलत में बेहतरी के साथ ही होना चाहिए ताकि फिर जो वालिदैन हैं उन पर कोई गैर ज़रूरी माली बोझ ना पड़े या किसी भी ऐसे शख्स पर माली बोझ ना पड़े जो अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन जो अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनको भी बर्डनाइज ना किया जाए। डेफिनेटली, और तालीम के मयार के ऊपर भी बात की गई है। क्लासरूम्स का माहौल कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तालीमी इदारों का वो कैसा होना चाहिए, उधर फैसिलिटीज़, शफाफियत का अमल एंड देन अवामी मालूमात की दस्तियाबी, इंतज़ामी सलाहियत, सफाई का निज़ाम, नज़्म व ज़ब्त और हिफाजत, इन सब चीज़ों के ऊपर इस कमेटी के अंदर बात की गई है। लेकिन ख़ास तौर पर जोर जो है वो दिया गया है इस मामले के ऊपर कि जनाब फ़ीस जो है वो बढ़ाने के लिए कौन से उनके पास SOPs मौजूद हैं, किन चीज़ों या किन लॉजिक के थ्रू जो है ना वो फ़ीसें बढ़ाई जाती हैं बच्चों की, इन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन परवेज़ हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच परवेज़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ इस अहम इशू का। अगेन पेरेंट्स जो हैं उनकी भी ये शिकायत होती है और अब ये मामला तो चला गया है स्टैंडिंग कमेटी में भी कि स्कूल की फ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है बगैर कोई जवाज़ दिए कि किस वजह से, या तो कोई नई फैसिलिटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए स्कूल्स के अंदर या फिर कोई ऐसे टीचर्स को हायर किया गया है जिसकी वजह से इजाफा हो।
हर साल फ़ी में इजाफा बगैर कोई लॉजिकल रीजनिंग दिए, आपको क्या लगता है कहाँ तक जायज़ है? देखिए मैडम, सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिंध में प्राइवेट स्कूल सिर्फ 5% फीसों में सालाना इजाफा कर सकते हैं, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत कम है। हमारे अखराजात, असातिज़ा की तनख्वाहें, बिजली, गैस, किराया, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, तालीमी मवाद, टेक्नोलॉजी, सब कुछ 20 से 30% तक बढ़ चुका है। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल सिंध में लाखों बच्चों को कम फीस पर तालीम दे रहे हैं और कानून के मुताबिक 10% बच्चे भी फ्री पढ़ा रहे हैं, जबकि महंगाई दूसरी तरफ देखा जाए तो 20 से 30% इजाफा हो चुका है उसके अंदर, और स्कूल में इजाफा जो है वो तकरीबन 5% फीसों में रखा गया है। तो मैं ये समझता हूँ ये कंट्रोल नहीं बल्कि तालीमी निजाम को कमजोर करने के मुतरादिफ है। हमें हुकूमत के साथ मिलकर जदीद दौर के तालीमी तकाज़ों को अगर पूरा करना है तो हमें एक पैर पर दौड़ने को ना कहा जाए कि हमारा एक पैर बांध कर हमें दौड़ने को कहा गया है। जब तमाम चीजों के अंदर इजाफा हो रहा है तो सिर्फ स्कूल की फीस ही को सिर्फ 5% तक अगर महदूद सिंध में कर देंगे, और मेरे ख्याल से भी काशिम मिर्जा साहब हमारे साथ ऑनलाइन है, वो पंजाब और केपीके का भी आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि इतने अगर कर दिया तो महदूद इजाफी फीस के साथ हम किस तरह अच्छे असतज़ा रख सकते हैं, किस तरीके से, जिस तरह भी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, तालीमी मवाद को बेहतर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम मीट कर सकते हैं। तो फीसों के अंदर इजाफा जिस तरह आपने कहा कम से कम मैं कहता हूं कि 10% होना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई स्कूल 5% या और इजाफा करना चाहता है तो उसको हम मशरूत कर सकते हैं उस स्कूल के एकेडमिक से, इंफ्रास्ट्रक्चर से या उसके रिजल्ट से जो वो मैट्रिक के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर दे रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कहा गया, वो कह रहे कम से कम इंडिकेटर्स तो बताएं कि फीसों में इजाफा अगर किया जा रहा है तो किन वजूहात की बिना पर किया जा रहा है, जो पेरेंट्स है उनको भी पता होना चाहिए। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में यकीनन उन्होंने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया होगा, तो तभी ये जो है कि उनको जिस तरह फरमाया उन्होंने कि एसओपीज़ का नहीं पता या उनके इल्म में नहीं है। हालांकि ये तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसमें बहुत डिटेल जजमेंट 2018 में दी थी, और क्रॉस द कंट्री वो जजमेंट सामने आ गई थी, जिसमें उन्होंने उसका एक मैकेनिज़्म डिफ़ाइन किया था कि 5% तक आप इन्हांस कर सकते हैं, और अगर आपने इससे ऊपर जाना है 8% तक, तो वहाँ आपको अपनी जो डिटेल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज़ जो आप अपग्रेड कर रहे हैं, आप उसके बारे में डिटेल देंगे। और ऐसा ही होता है पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, और उनके अंडर जब आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन रिव्यू होता है, आप उसकी डिटेल देते हैं, आप अपने टीचर्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आप तमाम डिटेल देते हैं। तो यकीनन ये स्टैंडिंग कमेटी की को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके उन्हें बुलाएं, और इवन हमें भी वो कहेंगे तो हम उनको उसके हवाले से डिटेल देंगे। और यकीनन फिर इसको ये भी देखना चाहिए, जैसा परवेज़ हारून साहब ने बड़ा वैलिड एक पॉइंट रेज़ किया है कि अगर आपके कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्सेस जो हैं वो 20 से 25% पे जा रहे हैं, तो आप कैसे फिर जो है उसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर कर सकेंगे। ख़ास तौर पे जब आपके जो मिनिमम जो रेंट होती है बिल्डिंग 90% तो रेंट पे है, 10% वो इन्हांस होता है। फिर आपके टीचर की जो सैलरीज हैं, फिर अगर आप उसको उसमें करेंगे तो वो भी 15 से 20% इन्हांस होती है। फिर ये सारी चीज़ें याद रखें, कोई भी क्वालिटी अगर आप डिमांड करेंगे तो क्वालिटी का ताल्लुक हमेशा कॉस्ट से होता है। अच्छी क्वालिटी अच्छी कॉस्ट जो है वो डिमांड करता है। तो इस हवाले से इसको रिव्यू करना चाहिए, और फिर एक बात को समझ लेना चाहिए कि एजुकेशन इज़ नॉट अ एक्सपेंस, इट्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो हम अपनी नस्लों के लिए करते हैं। और अगर हमें अपनी नस्लों को हकीकी मानों में उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें फिर नहीं है। लेकिन आजकल की जो प्राइवेट एजुकेशन है ना काशिफ साहब, आप दोनों भी शायद अग्री करेंगे, आम लोगों के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है जो स्कूलों की फीसेस इस वक्त ली जा रही हैं। नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, और मैं बहुत इसमें कैटेगोरिकली स्टैट्स का हवाला देता हूं, और हमेशा स्टैट्स ये बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2,07,000 प्राइवेट स्कूल हैं, और पब्लिक स्कूल जो हैं जिनका अपना ये स्टैट्स ये कहता है कि 9,600 पर स्टूडेंट पर जो है मंथ उनको कॉस्ट आती है, विद 70% मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ। तो गवर्नमेंट का अपना स्टैट्स वो कह रहा है कि 9,600 एक बच्चे पे वो कॉस्ट है, जिसमें 70% मिसिंग फैसिलिटी और बिल्डिंग उनकी अपनी है। वेयर इन प्राइवेट सेक्टर जो हमारा 80% स्कूल है, 85% जो स्कूल है, आज भी उसका फीस ब्रैकेट 3,000 पर मंथ पर स्टूडेंट है, और 3,000 से 10,000 पर स्टूडेंट पर मंथ जो है वो हमारे जो है 13% है। तो इसका मतलब 98% तो वो बच्चे हैं जो कि फीस ब्रैकेट 10,000 से नीचे हैं, और 10,000 से ऊपर वाली जो फीस ब्रैकेट है वो बमुश्किल। आप तो अग्री नहीं कर रहे काशिफ साहब, लेकिन अपेरेंटली जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना वो इससे बिल्कुल अग्री करती है कि वाकई में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा।
इसीलिए वो इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेकर गई है। ये बताएगा, ये जो रेगुलेटरी कमेटी है पैरा, इसकी तरफ से आपसे कोई कांटेक्ट किया गया इस सारे मामले के अंदर, इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी में ले जाने से पहले? नहीं, बिल्कुल यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर, राय लिए बगैर, ठंडे कमरों के अंदर या आजकल सर्दी है तो गर्म कमरों के अंदर बैठ के फैसले करते हैं, तो उसका यही होता है ना। अब देखिए कितनी अलार्मिंग बात है कि 2018 में ये इशू बड़ा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने वंस एट ऑल डिसाइड कर दिया, उसका मैकेनिज्म डिसाइड कर दिया। तो इसका मतलब है ये स्टैंडिंग कमेटी की भी लाइल्मी है कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, या फिर उनको जो डिपार्टमेंट ने जो इंफॉर्मेशन फीड किया है वो भी जो है वो नाकस है। तो मैं ये फिर आपके चैनल की वसात से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करें और हमारी जो है ऑन बोर्ड लें ताकि मामले को बेहतर तौर पर आगे ले जाया जा सके। अच्छा परवेज साहब, मुझे बताएं कि जिस तरह अभी काशिफ साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 10,000 से भी कम जो उनकी फीस स्ट्रक्चर है वो इससे भी कम है, लेकिन पेरेंट्स ये भी शिकायत कर रहे होते हैं कि फीस के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो स्कूल मैनेजमेंट जो है मुख्तलिफ मद में ले रही होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, तो वो भी तो पेरेंट्स की जेब से निकलवाए जाते हैं ना पैसे, वो उसको भी तो आप एक्सपेंस ही काउंट करेंगे। देखिए मैडम, ये एक मिथ है कि जनाब तालीम बहुत महंगी है, प्राइवेट स्कूलों की फीस। जिस तरह काशिफ मिर्जा साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट को पर बच्चा जो कॉस्ट आ रही है तो करीब 9,600 रुपए आ रही है, मगर जो प्राइवेट स्कूल हैं 80% प्राइवेट स्कूल 1,000 से 5,000 के दरमियान फीस लेते हैं। मगर जो फैसला साज हमारे लोग हैं, इनके बच्चे जिन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं उन स्कूलों की फीस 70,000, 60,000, 50,000 है, तो वो उसी चश्मे से, उसी ऐनक से तमाम तालीमी इदारों को देख रहे होते, जबकि 80% जो स्कूल हैं वो हमारे लेस प्रिविलेज एरियाज में है जो 1,000 से 5,000 के दरमियान में फीस चार्ज करते हैं। और हमारी जिस तरह काशिफ मिर्जा साहब ने कहा कि 90% जो स्कूल हैं वो रेंटल बिल्डिंग्स के ऊपर हैं, वहां का जो किराया है वो 10% के हिसाब से बढ़ता है। हमारी जो टीचर्स की सैलरीज है, अगर हमें अच्छे टीचर्स और मयारी टीचर्स रखना है तो कम से कम सालाना 10 से 15%, 20%, 25% तक हमें उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती हैं। इन तमाम चीजों को अगर सामने रखा जाए तो हम ये कहते हैं कि 5% से 8% इजाफा बहुत तालीबी उसके अंदर कम है। और ये चीज तो मैं अब कहता हूं कि कुछ सोशल मीडिया ने और कुछ दीगर चीजों ने इस चीज को बहुत हाईलाइट कर दिया है कि जी फीस बहुत महंगी है। असल में तमाम तवज्जो गवर्नमेंट स्कूल में जहां वालिदैन को शोर करना चाहिए या हमारी आवाम को आवाज उठाना चाहिए वो है गवर्नमेंट स्कूल्स, कि वो इतने अखराजात, इतना तालीमी बजट के बाद वहां पर तालीम का निजाम आप देखें कि गुज़िश्ता 10 सालों का मैं तमाम सूबों का से कहता हूं कि आप रिकॉर्ड उठाकर देखें मैट्रिक बोर्ड का, कि वहां पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ली है वो गवर्नमेंट स्कूल्स ने ली है या प्राइवेट स्कूल्स ने ली है। तमाम यानी कि हम कम फीस में गवर्नमेंट से कम पैसे खर्च कर कम पैसे लेकर और एक इंतहाई मयारी तालीम, हमारे पास जो बच्ची 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 में पढ़ा रही है वो 70,000, 80,000 गवर्नमेंट का टीचर लेकर वो नहीं पढ़ा रहा। तो इस चीज का क्रेडिट प्राइवेट स्कूल को देना चाहिए कि वाकई में प्राइवेट स्कूल कम फीस लेकर इंतहाई अच्छी तालीम दे रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अभी भी कम है, इससे ज्यादा इजाफा होना चाहिए, आप दोनों का पॉइंट आ गया। हमारे पास राइट नाउ ना स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है जो कि इसका काउंटर कोई आर्गुमेंट दे सके। ये बताइए परवेज साहब, क्वालिटी एजुकेशन को किस तरह से मेजर किया जाता है या इंश्योर किया जाता है? अगर मैं सिंध की बात करूं, देन मैं काशिफ साहब से भी पूछूंगी इस बारे में। देखिए हमारे यहाँ तो फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो जो क्वालिटी को चेक करने हमारे पास जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध हैं उनकी जो टीमें हैं वो हमारे स्कूल्स का मुआयना करती हैं, आके विजिट करती हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करती हैं, बच्चों की तालीम चेक करती हैं, बच्चों क्लासेस का विजिट करती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं। ये इस तरीके से चेक किया जाता है सिंध के अंदर तो हमारे कहूँगा बिलखुसूस। और फिर दूसरा एक आपके पास अच्छा मेजर है जिसको आप प्राइवेट स्कूल की कारकर्दगी को चेक कर सकते हैं, वो मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट है। और वो रिजल्ट माशाल्लाह से 80 से 90% प्राइवेट स्कूल्स का बेहतरीन रिजल्ट आता है। और हम बहुत अपनी जाहिर सी बात है कि हमारा ये प्राइवेट शोबा है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो प्राइवेट स्कूल्स अपनी इंतहाई समझ लें कि अपना 100% इस काम के अंदर इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तान का जो आइन आर्टिकल 18 है वो हर शहरी को कारोबार करने की इजाजत देता है। तो प्राइवेट स्कूल्स पर ये कदगन क्यों लगाई जाती है कि जनाब आपने 5% फीस नहीं पढ़ानी, से ज्यादा फीस नहीं पढ़ानी और 10% बच्चों को फ्री पढ़ाना है? क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 10% मरीज मुफ्त चेक करता है? क्या कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम 10% घर मुफ्त देती है? क्या कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं परवेज साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं आप दोनों को सुन के ना मेरा ये बहुत ज्यादा एहसास बढ़ता जा रहा है कि जो बेचारे
जॉब करने वाले हैं ना, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए भी काश कोई ऐसे ही बात करने वाला होता कि उनकी तनख्वाहें भी हर साल जो है ना इसी तरह से बढ़ी हो, ताकि उनके ऊपर भी बोझ ना आए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए, काशिफ मिर्ज़ा साहब और परवेज़ हारून साहब। वो कहते हैं कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक तरफ हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, किराए देने पड़ते हैं, बिजली के बिल देने पड़ते हैं, अच्छे जो टीचर्स हैं उनको हायर करना पड़ता है, हर साल ही बढ़ जाते हैं ना, और 5% जो है ना वो कहते हैं ऑलरेडी बड़ा काम है, इसको भी अगर आप कम करेंगे तो हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। लेट्स सी कि अब स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से क्या फैसला किया जाता है और कैसे इंश्योर किया जाता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना इसके अंदर कोई ना कोई काम करें। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से हमने करवानी है जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया से ताल्लुक है, क्रिकेट से बल्कि ताल्लुक है। शानदार प्लेयर हैं जो इस वक्त क्रिकेट के मैदान में ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं और साथ साथ मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन ईमान नसीर की। ईमान ने बैटिंग और राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिन के साथ एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और आज वो हमारे साथ स्टूडियोज में भी ईमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और ये बताइए ईमान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्या चल रहा है इस वक्त, कैसा रहा अभी तक आपका और यहाँ तक का सफ़र जो है उसके बारे में, और बांग्लादेश सीरीज जो आप करंटली जो जीत के आए हैं वो उसका थोड़ा सा बताएं, मोटिवेशन वो कहाँ से मिली? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। और हम लोगों की जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि हम लोग ये पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें और पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतें, क्योंकि इससे पहले जो अंडर 19 में अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इतनी सक्सेस मिली नहीं थी, हम लोग कोई सीरीज़ या टूर्नामेंट नहीं जीते थे। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम लोग पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतें और हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन भी की थी। कैंप में भी हमारा सबका एक ही गोल था टीम का, एज अ टीम। ठीक है, ये बताओ ईमान, आप कब से खेल रही हैं और जिस पोजीशन पर राइट नाउ आप मौजूद हैं, कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ खेलते हुए। मेरी जो शौक़ तो मुझे बचपन से था, लेकिन हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट किए हुए मुझे 2 साल ही हुए थे। और जब कैप्टनसी का मैंने सुना तो आई वाज सो नर्वस, मतलब शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा कि मुझे कैप्टन बना रहे हैं, क्योंकि मेरा डेब्यू भी था, एज अ प्लेयर भी मेरी फर्स्ट टाइम थी। तो मेरे जो कोचेस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था और कैंप्स में इस चीज़ की प्रिपरेशन हुई थी। कैंप्स में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती, जो मैचेस हम लोग हारते भी थे तब भी हमारे कोच बहुत बैक करते थे और सपोर्ट करते थे, कहते थे कोई बात नहीं, इट्स ओके, और फेलियर से आपने नहीं डरना, सबसे उनका ये हमें मोटिव था। तो हम लोग फिर बिल्कुल सही ईमान, इतनी कम उम्र में आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने का भी मौका मिला है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। कितना बड़ा चैलेंज होता है या कितना मुश्किल होता है सारी टीम को साथ लेकर चलना? जी बिल्कुल, सबको टीम एज अ टीम यूनाइटेड चलना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और जब एज अ बैटर जब मैं जाती थी तो मुझे यही होता था कि मैं खुद भी आखिर तक खेलूं और अपनी टीम को साथ लेके चलूं और टीम को जिताने की कोशिश होती थी। और कोशिश करती थी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर इस चीज़ का, कैप्टनसी का फील ना करूं, बस एज अ प्लेयर भी उस चीज़ को लेकर। पाकिस्तान से बाहर पहली सीरीज़ भी थी आपकी, वो बताइए, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, हम लोगों ने पहले जब कराची में हम लोग प्रिपरेशन करते, कैंप्स वगैरह लगे तो हमने सुना था कि जो बांग्लादेश है उसकी पिचेस स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, सुना था। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था वहाँ पर, और स्पिनर्स को सपोर्ट करती बिल्कुल पिचेस, लेकिन वो ऐसे फील हुआ कि वो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, क्योंकि टारगेट्स जो हैं वो कम ही सेट हो रहे थे। लेकिन आखिरी 2 मैचेस में भी हमारे बैटर सेट हो गए थे और शुक्र से हम लोगों ने हमारा हाईएस्ट चेज भी किया था 127, जो कि वुमेन क्रिकेट में हाईएस्ट चेज है। तो हम लोग ने काफ़ी अच्छा ईमान, अगर अब हम वुमेन क्रिकेट को देखें दुनिया भर के अंदर, तो उसमें भी बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस जो है ना वो होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टीम मैनेजमेंट अक्सर ये बात कर रही होती है कि इसलिए हमारे पास ज़रा इस तरह से कम खिलाड़ी मौजूद हैं कि ख़वातीन आती नहीं है क्रिकेट के अंदर, या फिर टैलेंट का पूल जो है ना वो उनके पास इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो टैलेंट है और अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे, लीग्स होंगी और हमारी जो वुमेन क्रिकेट है उनको मौका मिलेगा कि वो बाहर जाके भी लीग्स वगैरह खेलें, उतना ज़्यादा मज़ीद हम लोगों को उनको टैलेंट भी सामने आएगा और आएगा कि। अच्छा ईमान, जिस तरह आपने पहले बताया कि आपको बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ है और आप अपने भाइयों के साथ जो है वो खेला करती थी, मुझे बताएं कि किस तरह आइडियाज़ आपको आते थे कि ठीक है ये वाली मैंने शॉट लगानी है, एक तो ये बता दें, और आइडलाइज आप किसको करती थी, कौन आपका फेवरेट प्लेयर है मेन विमेन दोनों टीम्स में? वुमेन टीम में तो मुझे सना मीर और बिस्मा मारूफ एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जो मेल है उसमें मैं एबी डिविलियर्स को आइडियलाइज करती हूँ। पाकिस्तान का कोई नहीं है एबी डिविलियर्स। अच्छा ये बताइए आगे का क्या प्लान है ईमान का, क्या गोल्स रखे हुए हैं अगले 5 साल 10 साल के, कब तक नेशनल टीम को ज्वाइन करना है?
मेरा तो ये प्लान है कि मैं मेहनत इस हिसाब से करती हूँ कि मेरे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में इंशाल्लाह मैं नेशनल टीम में जाऊँ और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतूँ। इसी तरह अच्छा ईमान, क्योंकि आप क्वाइट यंग और साथ साथ आप पढ़ भी रही हैं, आपने जिस तरह बताया, तो कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए जो आप अंडर 19 टीम में खेल रही हैं, ज़ाहिर है उसकी अलग से जिम्मेदारियां हैं, फिर आपने साथ साथ पढ़ना भी है, उसकी भी अलग से जिम्मेदारियां हैं, तो बैलेंस करना कितना मुश्किल है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये वाकई में काफ़ी एक टफ वो होता है कि आप एज ए स्टूडेंट एथलीट आप कर रहे हैं, उसको भी मैनेज करना, क्योंकि घर वालों में उनको इस तरह लगता था कि हो सकता है कि क्रिकेट में तो इतनी सक्सेस ना मिले लेकिन इसकी पढ़ाई भी ना रह जाए। वो बाबा काफ़ी परेशान भी रहते थे, लेकिन ये था कि उन दोनों चीज़ों को साथ मैनेज करना, दिन को पढ़ाई करना, दिन को खेलना, रात को पढ़ाई करना, तो वो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर आप पैशनेट हो क्रिकेट में, दैट्स ग्रेट, दैट ऑल द वेरी बेस्ट ईमान। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आई होप आप इस तरह से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहें और हमारा नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जनाब ईमान हमारे साथ मौजूद थी, इनको हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे अपनी वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर खेलते हुए। अब जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक बनती है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। ठंड चुके बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमने शुरू में आपको टेम्परेचर्स भी बताए, और कोयटा का कॉन्स्टेंटली कितने दिनों से -3 टेम्परेचर चल रहा है, तो इमेजिन करें वहाँ के लोगों को कितनी ठंड लग रही होगी और किस तरह वो ज़ाहिर है शॉपिंग में भी मसरूफ़ होंगे। ज़रा सी ठंड आती तो हम भी चले जाते हैं मार्केट में कि ज़रा गर्म जैकेट्स या गर्म कपड़े या इवन शॉल्स। बहुत पैसे नहीं आ गए आपको, इतनी महंगी हो चुकी है शॉपिंग। हाँ वैसे ये बात तो है, विंडो शॉपिंग भी कभी बंदा कर लेता है, लेकिन कोयटा में कम चल रही हैं थोड़ी सी कीमतें, जहाँ तक हमें पता चला। बाकी तो असमत हमें ज़्यादा बेहतर सवालानी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी असमत। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में इस वक्त जो है शदीद सर्दी है। गुज़िश्ता दिनों जो है अतराफ़ के पहाड़ों पर बर्फ़बारी होने के बाद जो है सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है, और सर्दी के साथ ही जो है कोयटा के शहरियों ने गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। शाल है, यहाँ पर गर्म कोट है और गर्म कपड़े हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ नौजवान मौजूद है जो इस टाइम शाल ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ख़रीदारी कर रहे हैं शाल, इसके हवाले से बात। इधर कोयटा में सर्दी बढ़ गए, आपको पता भी है, पहाड़ों पे बर्फबारी है, हम इधर शाल खरीदने आया है। कोयटा में शाल के बगैर और चीज़ से सर्दी नहीं रहता है। कोट ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं या शाल खरीदारी करते हैं या गर्म? शाल ज़्यादा खरीद करते हैं कि बाहर लेकर तो जाता है ना, तो उधर काम भी आता है, इस वजह से। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद थे और शहरी भी मौजूद थे। इनका कहना है कि शाल जो है ज़्यादातर मर्द हज़रात यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर वो ख़रीदारी करें। इनकी कीमतें भी काफ़ी मुनासिब है। फ़ी शाल जो है वो 1500 रुपये से लेकर जो है 3500 4000 रुपये तक मौजूद है, और यहाँ पर शहरी जो है बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, ख़ासकर गर्म मलबूसात की। और उनका मानना है कि सर्द मौसम में वाहिद ज़रिया जो है गर्म मलबूसात ही है, जिससे हम सर्दी का जो है कोयटा की खासकर सर्दी का मुकाबला कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असमत हमारे साथ मौजूद है और कोयटा वाले किस तरह से अपनी सर्दियां गुजार रहे हैं और सर्दियों की शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बता ही दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको बताएं नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के बारे में, जिनकी तरफ से एक अहम इकदाम किया गया है। जंग ज़दा गजा का इलाका, सूडान का इलाका और कॉन्गो में लड़कियों की तालीम के लिए $3 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान उन्होंने किया है। इस इमदाद में $1 लाख गजा के लिए होंगे, $1 लाख सूडान के लिए और $1 लाख कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को फराहम किए जाएंगे ना। हमें पता है कि ये रकम बहुत ही कम होगी एक पूरे मुल्क के हिसाब से, लेकिन ये एक तरह से जेस्चर भी होता है किसी भी एक बड़ी पर्सनालिटी के लिए जो कि दर्द दिल रखते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो उन्होंने खुद तकलीफ़ महसूस की होती है। मलाला को हम सब जानते हैं कि वो किस तकलीफ़ से गुजरी हैं और जिसके बाद उन्होंने तालीम के लिए दुनिया भर के अंदर कितना ज़्यादा काम किया है, स्पेशली लड़कियों की। तो ये उसका एक कदम जो है ना, एक जेस्चर उनकी तरफ बिल्कुल ऐसे ही इनको देखा देखी फिर और भी लोग आगे आते हैं जब इस तरह से प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनकी फॉलोइंग होती है, जो अपना एक नाम रखते हैं, तो जब वो इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर दुनिया भी उनको फॉलो करती है। तो मलाला ने हुकूमतों से वो लड़कियों की तालीम का हक का ख्याल रखने का भी मुतालबा किया है और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी इदारों से जंगी जराइम के रोकने वाले आलमी कवानीन पर अमल दरामद और फिर आवाम से बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करने वाली तंजीमों का साथ देने का भी मुतालबा किया है, ताकि तमाम इदारे मिलकर चलें और इन बच्चों के लिए जो है वो कुछ किया जा सके, इनकी तालीम के लिए कुछ किया जा सके। डेफिनेटली, और स्पेशली जंग ज़दा इलाके होते हैं ना, जहाँ पर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो सबसे पहली चीज़ जो मुतासिर होती है वो तालीम होती है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे महफूज रहें, तो वो उनको स्कूल्स में नहीं भेजते। तो इस तरह की शख्सियत
शख्सियात का आगे आना एक उम्मीद भी देता है और बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन भी होता है कि अगर इस तरह की शख्सियात जो कि एक लड़की है, यंग बच्ची है, जो कि खुद एक स्टूडेंट है, वो अगर इस तरह से काम कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे अब हम मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिए, घर में ही रहिए, कोशिश कीजिए क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।